I was 27. I single-handedly carried out one of the biggest sting operations. I met Modi, I met Amit Shah. एक हिंदू औरत बनकर गुजारना, एक छोटे से कमरे में रहना और कभी भी इस बात का उजागर होना कि मैं कभी भी my identity can be disclosed and I can be killed. I have punched above my weight. I remember the first day I met Modi with my camera and with this foreigner, and Modi was like, how do you humiliate a person? It's one thing is by court cases, and the other thing is by discrediting them online, by assaulting your character, by making porn video of you if you're a woman. In my case, they've done everything. मुझे पता था ये लोग आराम से अपना वक्त लेंगे और धीरे धीरे करके मुझे जो टॉर्चर करना शुरू करेंगे वो धीरे धीरे से करेंगे. उन्होंने बिना मेरा नाम लिए लिखा कि राना अयूब she sleeps with people and gets her stories. उस इंसान ने नाम लिया कि राना अयूब accused of honey trapping a police officer. दिल्ली में खान मार्केट में बैठी हुई थी, मुझे एक टेलीविजन शो करना था और एक बीजेपी के साहब हैं, उस वक्त स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया. मैंने वो वीडियो देखा, इट वॉज अ पॉर्न वीडियो, सो मेरा इमेज डाला हुआ था. तो मैंने देखा और मुझे उल्टी आने लगी. मैं अंदर वॉशरूम में गई, मैं उल्टियाँ करने लगी. शाम तक वो वीडियो हर जगह था. 3 दिन तक मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई क्योंकि मुझे लग रहा था दुनिया मुझे देख रही है. ट्विटर पे एक हैशटैग चला था राना अयूब सेक्स सीडी, तो बहुत लंबा चला. मेरे अब्बा ने कहा अगर होती भी तो क्या फ़र्क पड़ता. मेरे नेफ्यूज़ को रास्ते में रोका जा रहा है, क्या आई यू फ्रॉम राना अयूब्स फैमिली. जो उन्होंने मेरी हालत किया था मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी. जो मुझे पूरे मुल्क ने मिलके मुझे बेइज्जत किया था, मुझे बहुत अकेला छोड़ दिया गया था उस वक्त, और वो वक्त मैं कभी नहीं भूलूंगी. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स इन द मीडिया आई फेल्ट हु विल सपोर्ट मी वेर नॉट देयर. फिर मैंने इस बारे में एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में. जैसे ही आर्टिकल लिखा, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 6 UN स्पेशल रिपोर्टर्स रोट टू द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट मी. इंडिया के लिबरल लोगों ने कहा कि तुमको UN जाने की क्या जरूरत थी, इस केस को हम इंडिया में ही संभाल सकते थे, घर की बात है, बाहर क्यों जानी चाहिए. जब आप ऐसी लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो आपको अकेले लड़ना पड़ेगा. I don't know what their problem is with me, whether I'm a Muslim or despite being a Muslim, I assert myself. ना मैं atheist हूँ, ना मैं हिजाबी हूँ. I'm a practicing Muslim and this is how I live. 2016 में मैंने गुजरात फाइल्स छापी, जो किसी पब्लिशर ने हाथ नहीं लगाई. बस जो गोल्ड बचा था, मम्मी ने मेरी शादी के लिए रखा था, उसको मैंने लोन ले लिया, गोल्ड लोन लिया उसका मैंने, और किताब छापी. 1-2 फिल्म मेकर थे, उनको मैंने किताब पढ़ाई, और 1-2 लॉयर्स को. उन्होंने कहा राना ये किताब मत छापो, ये किताब खत्म हो जाओगी तुम. ये सारे लोग ये मुझे अपने चैनल पे बुला रहे थे. मेरा बुरा वक्त तो वहीं शुरू हो चुका था. आई स्पेंड मोर टाइम ट्रैवलिंग फॉर माई कोर्ट केसेस. माई बैंक अकाउंट्स आर ऑल फ्रोजन. मैं ये भी जानती हूँ कि बस मैं 2 अच्छी स्टोरीज करूंगी किसी के बारे में और सारे केस खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो रास्ता मैं नहीं अपनाऊंगी. दिस इज एग्जैक्टली वॉट अ फासिस्ट regime wants to make you believe that you're not liked, that they want to make you cynical. Journalism has liberated me. 3 सेलर्स की जो डेथ हुई है, उसके अगले दिन 5 IAF सोल्जर्स क्रैश में मरे हैं इंडिया में. अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस से, अगर मनमोहन सिंह आज प्राइम मिनिस्टर होते तो यही मीडिया जो है उनके घर के बाहर उनकी बाइट लेने पहुंच चुकी होती, उनके खिलाफ 10 शो कर चुकी होती. ट्रम्प आपको रोज ह्यूमिलिएट कर रहा है तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई है? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट रोज मुसलमानों को उनके नीचा दिखा के? हिम्मत है तो उनको क्वेश्चन कीजिए जो आपसे ऊपर है, फिर मैं आपकी इंसानियत जानूंगी. आज लिंचिंग होती है, वो अखबार के 20वें पेज पर भी नहीं आती है. शायद इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स थोड़ा बहुत कवर कर ले. अब तो लिंचिंग तो आपका नेशनल स्पोर्ट बन गया है. सनातन संस्था को चार्जशीट किया था, ठीक है. आज सनातन संस्था मुझ पर केस किया हुआ है, एंड उस केस का एविडेंस क्या है कि आई एम अ मुस्लिम, विच इज वाई माई रिपोर्टिंग इज बायस्ड. क्या हुआ? प्रज्ञा ठाकुर को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, उनको डिफेंस पैनल में डाल दिया. कर्नल पुरोहित को आपने रीइंस्टेट कर दिया. अभिनव भारत को आपने वापस वही इज्जत दे दी. गवर्नमेंट जो मेरे साथ कर रही है वो इसलिए कर रही है बिकॉज इट वांट्स टू सेट एन एग्जाम्पल. अगर इसके साथ कर सकते हो तो तुम क्या चीज हो? Your friend Gauri Lankesh, she translated the book for you in Kannada when she was shot dead. She commented on it, said, Dave, these are paper tigers. Don't be scared of them. And then she was shot dead. I felt numb. Gauri's murder was the biggest warning to India and to a declining press in India. People think that just because I'm critical of the government, I do not love my country. I'm a desi as it gets. I did not go abroad to study when all my colleagues were going to study, my classmates were going to study. I never went abroad. अपनी ज़बान में बात करना है लोगों से, अपना खाना खाना है, अपने लोगों की स्टोरीज बतानी है. आपके घर तक तो आ गया ना. एग्जाम सिस्टम जो है, हॉस्पिटल्स हमारे जो क्रम्बल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रम्बल कर रहा है, it is only for the Muslims or Dalits. Why is NEET that big a issue and not SIR for the people in general? It's a smart government. They might not know how to run a country, but they know how to stay in power.
हिंदू मतलब तो कट्टर हिंदू नहीं। अमेरिका थप्पड़ मार रहा है, चीन थप्पड़ मार रहा है, इसलिए मोदी जी से विनती है कि वो रिटायर हो जाए, वो रिटायर हो जाए, वो रिटायर हो जाए। चुप कर बे। Guys, today's episode is going to be a landmark episode because we have got somebody exemplary in journalism. She has received numerous journalistic awards and paradoxically has received so many threats also that we can only wish that our PM had conducted those many press conferences. In 2022, she became the first Indian journalist to receive National Press Club's International John Aubuchon Press Freedom Award, the organization's highest honor for press freedom. And more recently, in 2024, she received International Press Freedom Award from the Canadian Journalists for Free Expression. Also, in 2019, Time magazine listed her among the top 10 global journalists who face maximum threats to their lives. An investigative journalist par excellence, an author par brilliance, Rana Ayyub. Rana, very warm welcome to That's a Podcast, and I'm grateful for your time. And I can't believe, like I told you, I can't believe my luck that I'm sitting in front of you and Thank asking. you so much. Thank you so much for having me. And Acha Rana, I'll like to begin from here. Ki International Center for Journalists case study. It describes you. Like I was going through the case study, तो उसमें उन्होंने आपको जो describe किया हुआ था, woman, Muslim, investigative journalist, एंटी इस्टेब्लिशमेंट कमेंटेटर. मतलब इनमें से सिर्फ एक भी कैरी करना इस टाइम पे इस मुल्क में एक बहुत बड़ी बात है. सो हाउ कम यू आर कैरिंग ऑल 4 ऑफ दीज आइडेंटिटीज विद यू एंड व्हाई? आई डोंट नो, ये आइडेंटिटीज़ तो मेरे साथ ही हैं. आई थिंक दे आर अ पार्ट ऑफ मी. आई नेवर आई डिड नॉट सेट आउट टू carve these identities for myself. They just are a part of me inherently. I'm a woman, I am. I'm a Muslim, I am, proudly so. I'm a journalist, investigative journalist, proudly so. Anti-establishment, I would call it pro people. As opposed to anti-establishment, I think I'm a pro-public journalist. And irrespective of who's in power, whether it is the Congress or the BJP or anybody across the world, right? Whether you are, I'm in the US, so I have never been pro-Biden, I've never been pro-Trump. So I think what one has to speak for the people, and that's what journalists do. They bear witness, right? So I remember when Biden was in power and I was critical, journalists said, but I thought you were critical of Trump. I said, I can be critical of both. At the end of the day, if Biden is making policies which are not good for Gaza, how can he be a leader I endorse? And so I feel like as a journalist, I'm happy to be where I am. As a person, I'm very happy to be where I am. If people trust me, then I'm happy to live with all 4 labels. That's nice. And एक बात बताइए, now you have come to India, मतलब you keep on going to the US and coming back to India. Some people have this notion that you have settled there for good and probably you keep on visiting here once or twice or something like that. So what do you have to say about it? Have you taken their citizenship? Are you a US citizen or an Indian citizen? I'm far from a US citizen. मेरे पास ग्रीन कार्ड भी नहीं है. मैं हिंदुस्तानी सिटीज़न हूँ. मैं बम्बई में रहती हूँ. मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ, लोग बोलते हैं अरे आप अमेरिका से आ गई ना. मैं गई कब थी? लाइक मैं मुश्किल से साल में 2 या 3 बार अमेरिका जाती हूँ. 10 दिन के लिए जाती हूँ. लाइक नॉर्मल लोग जैसे जाते हैं मैं भी जाती हूँ. मैं भी ट्रैवल करती हूँ. लेकिन कोई भी कल कहीं भी आप जाएं, किसी भी महफिल में जाएं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं, अच्छा तुम यूएस से आ गए ना. मैं गई कब थी? तो आई थिंक ये जो प्रोपेगेंडा है जो शुरू हुआ था कि वो अमेरिका में रह के इंडिया के बारे में बात करती हैं, वहाँ रह के ना, ये राइट विंग का एक कंसिस्टेंट उनका वो प्रोपेगेंडा रहा है. और एक ही चीज़ को जब आप 1000 बार रिपीट करें तो वो असलियत बन जाती है. और जिस माहौल में हम रह रहे हैं, झूठ जो है ज़्यादा जल्दी फैलता है. तो वो झूठ इतना ज़्यादा फैल गया है कि जब तक मैं अपना सच बोलूँ वो हर इंसान को बोलना पड़ता है. अब मैं माइंड भी नहीं करती. मैंने 1-2 बार ट्विटर पे लिख दिया कि हाई, दिस इज़ योर मोमेंट, दिस इज़ माई मोमेंट टू टेल यू दैट आई लिव इन इंडिया, आई एम एन इंडियन सिटीजन. बट ठीक है. बट
एज लॉन्ग एज मुझे पता है कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, मेरा मेरा दिल यहाँ पे लगा हुआ है, बस दैट्स ऑल दैट मैटर्स. राइट, बट आप कह रही हैं आपका दिल यहाँ पे लगा हुआ है, एंड वी हैव सीन सो मेनी केसेस अगेंस्ट यू, सो मच ऑफ अ स्ट्रेस्ड लाइफ. आई मीन इट्स अ हार्ड लाइफ फॉर यू, फॉर पीपल लाइक you. So but still, how do you manage to love a space wherein you are, from where you are getting so much of hatred also, I would say. Matlab, there are people who love you, who look up to you, and they'll always be there, but you see the scale of the hatred that you are getting. So in that case, how do you maintain your feelings for There's this? a friend of mine, every time I'm away from the country or I'm traveling and we video call, she says, do you realize when you're away you look good, your skin looks good, you look happy, you look well slept. She's like, why do you even have to come back? And I'm like, because what you're describing right now is not the most important part of my life. The most important part of my life is the sukoon that I get at home. It's annoying, sometimes I feel like people think that just because I'm critical of the government, I do not love my country. I'm a desi as it gets. I did not go abroad to study when all my colleagues were going to study, my classmates were going to study. I never went abroad. I was so desi that I wanted to study in India, work in India. I want to wake up in the morning and talk to my neighbors in Hindi. अपनी ज़बान में बात करना है लोगों से, अपना खाना खाना है, अपने लोगों की stories बतानी है. I as much as yes, I get a lot of hate and I'm not going to deny that. I get a great deal of hate, but then alongside that hate, and in the times that we are living in, I think your hate gets amplified. I also know that there are a lot of people who love me. And there are a lot of people who send me Instagram DMs that, we are praying for you and you are in our prayers every day. There is a woman who sent me a message from the Netherlands. She said, I just went to the church and I said a prayer for you. And I felt like this is what one lives for, really. And this is exactly what, a fascist regime wants to make you believe that you're not liked, that you are... They want to make you cynical. They want to leave you with no optimism, right? I am an optimist about this country, about this people, and I believe that I am doing my job and I'm not doing any favor to anyone. I'm doing it for my own conscience. Whatever journalism that I'm doing it for my own conscience. This is what I love doing and I'll keep doing it. Yes, there are people who don't want me to do what I'm doing, right? It's like I'm in Delhi, I'm here for a court case, right? I spend more time traveling for my court cases. My bank accounts are all frozen since 2021. I can't have access to my own bank accounts. I stay with my parents. Financially, they have made sure that I am how do you make a person, how do you humiliate a person? It's one thing is by court cases, and the other thing is by discrediting them online, by assaulting your character, by making porn video of you if you're a woman, right? In my case, they've done everything. In my case, they have made morphed my image on a porn video in a country of 1.4 billion people. They have doxed me. They have written the worst kind of fake news about me. They have filed money laundering, tax evasion. For every financial year, there is a tax notice. Every 1 month, I get a tax notice. There is a defamation case for tweets from 2013, 2014, which are coming up now. There is another case in Karnataka for a TV appearance. So there is, and then you when you freeze somebody's account, you are making them financially dependent on somebody. That's also a form of humiliation. I've been working since 2007. It's almost 20 years. But the thing is, when the going gets tough, I have to rely on my family for financial help. I would never have wanted that. But if your bank accounts are frozen, it is humiliating. But I do not allow them to humiliate me. I'm working hard so that I can pay for my bills, pay for my lawyers, pay for my legal fees. I recently got to know that Gujarat Files, my book, is no longer available on platforms. So I know that they are trying as much as possible to censor me. That does not deter me. I feel like आप कहाँ से मेरी आवाज़ को बंद करेंगे? लोग मुझे जानते हैं, और लोग आप कितना भी झूठ फैलाएं मेरे बारे में, झूठ के
झूठ उतना लंबा झूठ झूठ बहुत लंबा चल लेता है, लेकिन सच की भी अपनी ताकत होती है। तो आपने बहुत झूठ फैलाया मेरे बारे में। किसी ने, आई मेट अ जर्नलिस्ट द अदर डे, शी सेड, somebody was telling me you have a Mercedes and you have a house on Bandstand. I said, I want that. कहाँ है वो? मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो घर कहाँ है। मैं ऊबर से ट्रैवल करती हूँ, गाड़ी होती तो मैं भी ट्रैवल करती। एक इंसान जिसने 20 साल काम किया, उसका अपना एक घर नहीं है, उसमें अपनी ज़िंदगी में एक घर नहीं खरीद पाई हूँ। तो और आप कह रहे हैं कि बैंड स्टैंड पे मेरा घर है, तो मैं चाहती हूँ, मैं भी जानती हूँ, जानना चाहती हूँ वो घर कहाँ है, ताकि मैं अपने पेरेंट्स के घर से निकलूँ और उस घर में जाके रहूँ मैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि लोग कौन हैं जिनके उनको लगता है मेरे पास बहुत पैसे, मुझे वो पैसे चाहिए, मेरे लॉयर्स को पे करने हैं, बता दें आप मुझे वो पैसे कहाँ हैं। Right. So Gujarat Files, you talked about Gujarat Files. I think the trouble escalated from there only. Was it always like this? Did it begin like this, or was it because It was always like this. I remember when Ishrat Jahan, there was a fake encounter case. Even when Modi was not the Prime Minister, he was the Chief Minister of Gujarat, and I was in Gujarat for the Sohrabuddin and Ishrat Jahan fake encounter. My investigation had led to Amit Shah's jail term. In 2010, my investigation sent Amit Shah to jail. तो उसके बाद तो मुझे अमित शाह उस वक्त होम मिनिस्टर थे गुजरात के, और आई रिमेंबर अर्नब गोस्वामी वॉज रीडिंग माई रिपोर्ट वर्बैटिम। अपनी उनको किसी ने आई थिंक मेरा पूरा कॉलम दे दिया होगा, वो जो उन्होंने वर्बैटिम टीवी में पढ़ा अपनी रिपोर्ट बना के, और मुझे हंसी आ रही थी बिकॉज ये वही लोग हैं कि ये सारे लोग ये मुझे अपने चैनल पे बुला रहे थे कि राना अयूब्स इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम तेहलका हैज सेंट अमित शाह बिहाइंड बार्स, एंड न्यूज़ चैनल्स वाले उसको बहादुरी की बात कर रहे थे। ऑल दीज न्यूज़ एंकर्स जिनको आप आज देख रही हैं सरकार के बारे में जो रोज़ तारीफ़ें करते हैं, वो उस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन को इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन मान के अपने न्यूज़ चैनल्स पे रोज़ बुलाते थे। फेक इनकाउंटर्स उनका, अगर आप लाइब्रेरी में जाएं, आर्काइव्स में जाएं, तो इन सारे न्यूज़ एंकर्स को आप देखेंगे उन्हीं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हुए। तो मेरा बुरा वक्त तो वहीं शुरू हो चुका था। मेरा बुरा वक्त को अब नहीं शुरू हुआ, मेरा बुरा वक्त काफ़ी वक्त से शुरू हुआ था। 2013 में आई थिंक मेरी एक इन्वेस्टिगेशन आई थी गुजरात एनकाउंटर्स को लेकर, तो ट्विटर पे एक हैशटैग चला था राना अयूब सेक्स सीडी। तो बहुत लंबा चला और बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। तो मुझे, आप कितना भी अपने आप को फेमिनिस्ट कह लें, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो एक गंदगी एक फील होती है, एक बुराई फील होती है। तो आई कॉल्ड माई पेरेंट्स, उन्होंने कहा बेटा क्या सीडी है, कोई बात नहीं, सीडी है ना, कौन सीडी, सब देखेंगे मिलके, कोई बात नहीं है। एंड आई एम लाइक, मेरे अब्बा ने कहा अगर होती भी तो क्या फ़र्क पड़ता, हम जानते नहीं हैं, होती भी तो क्या फ़र्क पड़ता। एंड आई एम लाइक दैट्स राइट, जब मेरे घर वालों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और एक औरत के लिए, लेकिन सबसे जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, एक औरत के काम के ऊपर डाउट रेस करना एक चीज़ होती है, लेकिन उसके कैरेक्टर पे डाउट रेस करना कि देखो ये तो ऐसी औरत है, टाइम एंड टेस्टेड, ये इतना पुराना ये टेस्ट किया हुआ फॉर्मूला है कि आप किसी के कैरेक्टर पे लांछन लगा दो, आप किसी को बता दो कि ये करप्ट है, ये शी स्लीप्स विद पीपल एंड गेट्स हर स्टोरीज, तो बस उसके बाद लोग बोलते हैं अरे इनका क्या यकीन करना। लेकिन लोगों ने यकीन किया और मैं उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ कि ये झूठ जितना फैलाया गया। और उसके बाद फिर 2016 में मैंने गुजरात फाइल्स छापी, जो किसी पब्लिशर ने हाथ नहीं लगाई। और जब मैंने छापी उस किताब को, गुजरात फाइल्स को, जो अभी परसों में हैदराबाद में एक इवेंट थी, 10 मिनट में सोल्ड आउट हो गई, ठीक है। और मुझे बुरा लगता है कि मैं और कॉपी मैं अपने साथ ढो के लेके जा रही हूँ, बिकॉज आप ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है किताब को। तो जब गुजरात फाइल्स की सक्सेस देखती हूँ, उस वक्त जब गुजरात फाइल्स रिलीज़ हुई थी 2016 में, उस वक्त मेरे पास अकाउंट में 20,000 रुपये थे। मैंने अपनी दोस्त से 50,000 रुपये उधार लिए। फिर मेरे पास जो गोल्ड बचा था, मम्मी ने मेरी शादी के लिए रखा था, उसको मैंने लोन ले लिया, गोल्ड लोन लिया उसका मैंने, और किताब छापी। और उसके बाद ये भी था कि भैया किताब छापने के बाद तो आपके ऊपर केस भी होगा, तो उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो 1-2 फिल्म मेकर थे, उनको मैंने किताब पढ़ाई, और 1-2 लॉयर्स को, उन्होंने कहा राना ये किताब मत छापो, ये किताब ख़त्म हो जाओगी तुम। और किसी ने कहा कि बहुत लोगों ने एडवाइस किया ये किताब मत छापो, मैंने छापा। और मुझे पता था कि इसका जो इमीडिएट
फॉल आउट होगा जो मेरे ख़िलाफ़, वो इमीडिएट नहीं होगा और लोग वक्त लेंगे और उसकी बात करेंगे, ताकि ये ना लगे कि देखो हमने इसका किताब बैन कर दिया, देखो हम कितने सहनशील हैं, हमारे अंदर कितनी, हम इन सब चीज़ों के लिए कितने टॉलरेंट हैं, हमने इसकी किताब बैन नहीं किया, हमने इसको अरेस्ट नहीं किया। मुझे पता था ये लोग आराम से अपना वक्त लेंगे और धीरे धीरे करके मुझे जो टॉर्चर करना शुरू करेंगे वो धीरे धीरे से करेंगे। तो 2016 में जब किताब आई, आई थिंक हम इंडिया हैबिटेट सेंटर में 130 लोगों की जगह थी, 600 लोग थे हॉल में। और इस वक्त मैंने किसी पॉलिटिशियन को इनवाइट नहीं किया था, किसी को, लेकिन दिल्ली के सारे पॉलिटिशियंस मौजूद थे, लंबी क्यू थी। और आई थिंक हमने 10 दिन के अंदर 6000 किताबें निकाल ली। और उसके बाद आज तक मुझे लगता है कि गुजरात फाइल्स ने कम से कम 15 लैंग्वेजेस में आराम से 5 लाख किताबें निकल चुकी हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल, इंक्लूडिंग किंडल, सॉफ्ट कॉपीज़। सो मतलब लोगों को सच्चाई जाननी है। लेकिन मुझे पता था गुजरात फाइल्स का जो रिपरकशन होगा वो ये होगा कि जैसे 2017 में एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा उनको लगा कि मेरी किताब में मैंने उनकी तारीफ़ नहीं की, तो उन्होंने बिना मेरा नाम लिए लिखा कि राना अयूब तो टिपिकल सिगरेट, चेन स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, डस्की है, ये मतलब ऐसी जो आप एक औरत के लिए लगा सकते हैं वो सब कुछ लगा दिया। और शी स्लीप्स विद पीपल एंड गेट्स हर स्टोरीज। इंडिया टुडे ने, उस इंसान ने नाम लिया, इंडिया टुडे ने कहा कि राना अयूब अक्यूज्ड ऑफ हनी ट्रैपिंग अ पुलिस ऑफिसर। मेरा मन किया कि इनके ऊपर डेफेमेशन करूँ, फिर सोचा थक गई हूँ, अब केसेस नहीं करूँगी। फिर उसके बाद हिंदी एडिशन लॉन्च था दिल्ली में 2016 में ही। किताब लॉन्च हुआ और मैं यहीं दिल्ली में खान मार्केट में बैठी हुई थी, मुझे एक टेलीविज़न शो करना था और एक बीजेपी के साहब हैं, उस वक्त स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि वी माइट हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बट आई हैव जस्ट गॉट समथिंग, आई डोंट वांट यू टू गेट अपसेट, just watch it कि this is going to come। जब मैंने देखा, मैं खान मार्केट में, मैं आई थिंक नहीं, मैं जीके में थी, मैंने वो वीडियो देखा, इट वाज अ पॉर्न वीडियो, सो मेरा इमेज डाला हुआ था। तो मैंने देखा और मुझे उल्टी आने लगी, तो मैंने फ़ौरन मैं अंदर वॉशरूम में गई, मैं उल्टियाँ करने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो मैंने कहा ये आपको वीडियो कहाँ से मिला? तो उसने कहा कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया, उनके जो उनके ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है। Imagine. शाम तक वो वीडियो हर जगह था, हर जगह। और फिर किसी ने मेरा नंबर लीक किया ट्विटर पे, बोला जिसको इनकी सर्विसेज चाहिए यहाँ पे फ़ोन करो। तो पूरे दिन उस फ़ोन पे मैसेजेस आते रहे, इंस्टाग्राम पे, मैडम अरे ये वीडियो आपका है क्या, अरे ये स्क्रीनशॉट आपका है क्या। मैंने 3 दिन तक मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था दुनिया मुझे देख रही है और मुझसे ब्रश करने नहीं हो रहा था। और फाइनली फिर मैंने इस बारे में एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में। जैसे ही आर्टिकल लिखा, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 6 UN special reporters wrote to the Indian government to protect me. It was such a big case. उसके बावजूद इंडिया के लिबरल लोगों ने कहा कि तुमको UN जाने की क्या ज़रूरत थी, तुमने अपने इस केस को हम इंडिया में ही संभाल सकते थे, घर की बात है, बाहर क्यों जानी चाहिए। एंड आई एम लाइक, मेरी इज्जत जो है वो घर की बात, वो जो टिपिकल डोमेस्टिक कॉन्वर्सेशंस होती है ना डोमेस्टिक अब्यूज़ में, अरे घर की बात है, बाहर क्यों जा रही है, तो तुम्हें घर की बात बाहर क्यों, मतलब कि मेरे साथ गलत भी हो लेकिन मैं उसको बोलूँ भी ना, उसके साथ कोई सॉलिडारिटी भी ना दिखाए। तो ये चीज़ मैं बहुत जल्दी समझ गई थी कि जब आप ऐसी लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ में नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपकी कई सारी चीज़ों पर एतराज़ होगा, जो आपका साथ नहीं देंगे। आपको बस इतना जानना है कि आई एम गोइंग टू ट्रैवल अलोन, आई एम गोइंग टू फाइट दिस अलोन। कोई आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए उससे मेरी सच्चाई ख़त्म नहीं होती है। मैं अकेली हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मेरी सच्चाई, मेरी जो बातें हैं वो सच नहीं है। माई ट्रूथ डज नॉट नीड अ क्राउड टू लिसन टू इट। माई ट्रूथ बाई इट सेल्फ इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट इट कैन सस्टेन इट सेल्फ। Wow. I can't even, like I told you, I can't even imagine, like सिर्फ एक शख्स के लिए इतना सारा बैगेज, इतनी सारी नेगेटिविटी एंड ऑल बाय योरसेल्फ। लाइक मैं दिन में जब उठती हूँ, मैं आई थिंक मैं एंग्जाइटी के साथ उठती हूँ नॉर्मली, एंड देन आई टेल माई सेल्फ इट्स ओके, इट्स, अपने आप को सेल्फ टॉक करती रहती हूँ, फर्स्ट पर्सन में बात करती हूँ, राना इट्स ओके, बिकॉज आपको कोर्ट में जाना होता है, आप ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो करप्ट लोगों के साथ बिठाते हैं, जहाँ कोई औरतें नहीं होती हैं, आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि बस मैं 2 अच्छी स्टोरीज़ करूँगी किसी के बारे में और सारे केस ख़त्म हो जाएंगे, राइट। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अगर कुछ
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इन केसेस को ख़त्म करने का रास्ता क्या है, लेकिन वो रास्ता मैं नहीं अपनाऊंगी। जैसे किसी ने कहा द अदर डे, किसी ने खबर फैला दी ट्विटर पे कि मैं राज्यसभा ज्वाइन कर रही हूँ, एंड आई एम लाइक, ये कब से चल रही है बात? 10 सालों से चल रही है। कौन लोग हैं जो मुझे राज्यसभा ले जाना चाहते हैं? और मैं देख चुकी हूँ जो लोग, मुझे पॉलिटिशियन से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, अपने अकेलेपन में बहुत खुश हूँ, और मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे इस जर्नलिज्म हैज़ लिबरेटेड मी, और एक बार आप ये लिबरेशन चख लें, इसका टेस्ट आपको मिल जाए, तो फिर नथिंग एल्स गिव्स यू दैट सेटिस्फैक्शन। जैसे मैं आपका बुक भी पढ़ रही थी, इंकलाब प्रोटेस्ट जो है, मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट, है ना, व्हाट इज द एग्जैक्ट नेम? डेकेड ऑफ प्रोटेस्ट। मेरी एक चैप्टर है उसमें जी। उसमें आपने लिखा है कि आप लिफ्ट्स वगैरह में, जब बचपन में भी जो आपका जो है डोमेस्टिक हेल्प्स होती हैं उनकी लिफ्ट्स अलग थी, तो यू प्रोटेस्टेड फॉर देम। आई थिंक नॉट एवरी चाइल्ड वुड डू दैट। आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़, मैंने एक चीज़ देखी कि आपको था कि शुरू से ही जो गलत चीज़ें हैं वो गलत बर्दाश्त नहीं है, तो फिर आई थिंक दिस इज़ द प्रोफेशन फॉर दीज पीपल। आई फील लाइक मुझे बहुत चिढ़ होती है जब मैं लोगों को चुप बैठे देखती हूँ। जैसे मैं अदर डे मैं अपनी ऊबर में थी बम्बई में, और मेरे जो ड्राइवर थे उनको अचानक एक भाई साहब ने उनकी गाड़ी को थोड़ा टक्कर दी, और उसको ड्राइवर को बाहर निकाल के थप्पड़ लगा दी और बोला कि मुझे चाबी ले ली, उसकी निकाल ली ना कोई, और वो ड्राइवर कुछ उसको पैसे देने जा रहा था ना। अचानक मैंने कहा मुझसे नहीं होगा अब ये, तो मैं गाड़ी से निकल गई। सो आई सेड, उसने उस बंदे को कहा, ड्राइवर को, तुझे पता है ये गाड़ी कितने की है, तुझे औकात है तेरी, ऐसी कुछ कहा। और तब मेरा खून तिलमिला गया, और फिर मैं गाड़ी से निकली। मैंने कहा सर, आप औकात की बात कर रहे थे, आपको अभी मैं ले जाके आपको SC/ST एक्ट में जेल में बंद कर सकती हूँ आपको। तो मैंने कहा, तो मेरा ड्राइवर बोला नहीं, मैंने कहा नहीं आप यहाँ खड़े रहें। मैंने कहा आपने इनको थप्पड़ के हक से मारा। तो मैंने ड्राइवर को कहा, अब आप इनको थप्पड़ मारिए। पर नहीं मैडम, मैंने कहा देखिए ये शराफत होती है जो ड्राइवर दिखा रहा है आपको, वो आप जिस तरह आपने उनको थप्पड़ लगा दिया, ये आपको थप्पड़ नहीं लगा रहा है, ये इसकी शराफत है। काश ये शराफत आप में होती। मैंने कहा आप चाबी मुझे दें और इसको बस कान पकड़ के आप सॉरी बोलते। बोले नहीं। मैंने कहा आप कान पकड़ के सॉरी बोले या मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊँगी। उसने सॉरी बोला, और ये बहुत छोटी चीज़ थी, मैंने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो किसी को थप्पड़ मारे। वो हिम्मत कहाँ से आती है? क्योंकि उनको पता है कि लोग देखेंगे और मुड़ के कुछ करेंगे नहीं। राइट। जिनके पास पावर है ना, उनको लगता है कि ये पावर हमें समेट के रखनी है अपने पास, इस पावर का कुछ करना नहीं है। आपके इस पावर का कोई मतलब नहीं है अगर उससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है। कि आप अपने से लेस प्रिविलेज लोगों को, जैसे लोग लाइक हमारा इस सोसाइटी का एक नियम है कि हम अपने से छोटे जो लोग हैं उन पर गुस्सा निकालते हैं, और अपने से जो बड़े होते हैं उनके ऊपर वी सक अप टू देम। आई थिंक इट शुड बी ऑपोजिट। जो आपसे छोटे हैं तबके में, एक्सपीरियंस में, क्लास में, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और अगर हिम्मत है तो उनको क्वेश्चन कीजिए जो आपसे ऊपर हैं। फिर मैं आपकी इंसानियत जानूंगी, फिर मैं जानूंगी कि आपके अंदर इंसानियत है, अगर आप उनको क्वेश्चन करें जो रुतबे में आपसे बड़े हैं। और लोगों को लगता है कि छोटे, the lowest hanging fruit they will question, and they will believe that, oh, we have done something. No, you're not questioning those in power. You're not questioning the people who are in a hierarchy of class and caste and everything are doing something wrong. And I feel that's what is the bottom line. राइट। आई थिंक एंड दिस इज ट्रिकलिंग डाउन फ्रॉम द टॉप। आई थिंक लीडरशिप से भी यही आ रहा है, वहाँ पे भी हम यही देखते हैं कि वो बाहर वाली कंट्रीज, ट्रम्प वगैरह के आगे तो क्या करते हैं। वो रेसिज्म है कि आपके अंदर इनहेरेंट रेसिज्म है कि जब आप लोगों को देख लेते हैं, आप अपनी इज्जत भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई इज्जत है। अब जो 3 सेलर्स की जो डेथ हुई है, उसकी अगले दिन 5 IAF सोल्जर्स क्रैश में मरे हैं इंडिया में। अगर आई वॉज नेवर आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी पोलिटिकल लीडर, बट मैं इतना जानती हूँ अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस से कि अगर मनमोहन सिंह आज प्राइम मिनिस्टर होते तो यही मीडिया जो है उनके घर के बाहर उनकी बाइट लेने पहुंच चुकी होती, उनके खिलाफ 10 शो कर चुकी होती, जो सबने किया है। जब कांग्रेस पावर में थी, 2G को लेकर, आदर्श को लेकर, जितने CAG रिपोर्ट को लेकर सारी मीडिया घर के बाहर होती थी। आज सचमुच ट्रम्प आपको रोज़ ह्यूमिलिएट कर रहा है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई है? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट रोज़ मुसलमानों को उनके नीचा दिखा के तो वही करें ना, अपने से जो आपसे जो तबके में नीचे हैं, सोशली,
इकोनॉमिकली उनके ऊपर अपना रोब झाड़ रहे हैं, लेकिन जो आप पर सचमुच तानाशाही कर रहा है उसके सामने आप चुप बैठे हैं। आप ट्रंप का जवाब नहीं दे रहे, आपके अंदर हिम्मत नहीं कि आप ट्रंप का जवाब दे रहे हैं, और आप अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं। Who is a nationalist? The one who can protect the country and country's sovereignty. Our country's sovereignty is being sold to Trump and other powers. Our country's sovereignty, our country's democratic setup, our liberal, plural, secular values are being held hostage by the likes of Netanyahu when he said his biggest fan base is in India, like in 1.4 billion people. How does Netanyahu even dare say something like this, that 1.4 billion people support him because our leader goes to Israel a day before the war on Iran and does this song and dance there? Otherwise, Netanyahu would not have dared say that. Otherwise, Trump would not have dared insult us. When Trump was in India, Modi did this entire thing in Gujarat में उनके लिए पूरी बाहें खोल दी। आपने उनके लिए यूएस में हाउडी मोदी का इवेंट रखा, आपने ट्रम्प के लिए अब की बार ट्रम्प सरकार का इवेंट रखा। किस लिए? आज जो हमारी बेइज्जती हो रही है उसके लिए। और ये मोदी की बेइज्जती नहीं है, ये मुल्क की बेइज्जती है। एज ए हिंदुस्तानी ये मेरी बेइज्जती है कि जो मेरे साथ ये जो आप कंट्री के साथ कर रहे हैं कि 3 सोल्जर्स की ज़िंदगी गई है और आप प्रिटेंड कर रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। That I think is वो जो colonial hangover है ना वो हमारे ऊपर है कि गोरे साहब को कुछ नहीं बोलना है। Right. Diplomatically, I think they say कि हाँ there has been some diplomatic protest or some formalities that have been done, but the prime minister what is it that is a diplomatic protest here really? आपको याद है 1 साल पहले पहलगाम हुआ था, ठीक है? और I remember मैं न्यूयॉर्क में थी और जब मैं सुबह सो के उठी पूरा इंस्टाग्राम कमेंट भर चुका था, apologize for what happened, apologize for what happened, apologize, and I'm like, Right. okay, which means हमारे लोगों की जान गई है, कश्मीर में हमारे लोगों की जान गई है। मैं एक भी इंसान का आउटरीच इन मौत के लिए नहीं देख रही हूँ। क्यों? जान सिर्फ वही मायने रखती है जो कश्मीर में जाती है। जो आपके आईएफ के जो 5 लोग परसों क्रैश में मरे उसके बारे में किसी ने चूं तक नहीं किया है। क्या उनकी जान मायने नहीं रखती? क्या उन सेलर्स की जान मायने नहीं रखती है? बस जान अगर कश्मीर में जाए वो भी इसलिए मायने रखती है ताकि एक मुसलमान के ऊपर उंगली उठा के बोलो कि देखो अब तुम माफ़ी मांगो। आपके अंदर देशभक्ति नहीं, इसको देशभक्ति नहीं कहते हैं, उसको अपॉर्चुनिज्म कहते हैं जो आप कर रहे हैं। तो ये जो गंदगी जो मोदी जो पोलराइज कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पोलराइजेशन खुद है। Exactly. क्योंकि हम खुद ही उस डिवाइड में हम खुद इतने डिवाइडेड हैं कि हम अपने आप को तभी उठा सकते हैं जब मुसलमान और दलित नीचे जाए, और उसी चीज़ का फ़ायदा हम जो लोग पावर में वो उठा रहे हैं। वरना जब भी कुछ होता है मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर या नीट को लेकर या एग्ज़ाम्स को लेकर, या इस मुल्क में हर दूसरे दिन पे एक हेडलाइन आती है कि आईसीयू में आग लग गई 5 बच्चे मर गए, इस अस्पताल में आग लग गई 5 बच्चे मर गए। वो जाने क्या मायने नहीं रखती हैं। किसी सरहद पे मरने वाले पाकिस्तानी सरहद पे मरने वाले जान जाती है, सिर्फ वो मायने रखती है। तो लोगों की भी हिपोक्रेसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। Right. Because this is what I wanted to ask, like कि लोग कहते हैं कि आरएसएस एंड बीजेपी ने इन्फ्रेंच कर लिया इंस्टीट्यूशंस को, हाईजैक कर लिया एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक दे समहाउ वो तो सिर्फ एडवांटेज ही ले रहे हैं। द क्रैक्स दैट वर ऑलरेडी देयर, बस उन्हीं को इनकैश कर रहे हैं। कभी किसी पे ईडी लगा दी या कुछ कर दिया, सो पीपल वर ऑलरेडी इन अ मेस। आई थिंक वो एडवांटेज वो ले रहे हैं, चाहे ये हो चाहे हेट्रेड का हो, दैट वॉज ऑलरेडी डीप इन साइड दैट। आई मीन देखिए, जो कॉन्वर्सेशंस हमारी लिविंग रूम में होती थी अब मोदी जी उसको स्पीचेस में कर रहे हैं। ये चीज़ें वॉइड में नहीं हुई हैं। दिस इज़ नॉट वट एवर इज़ हैपनिंग इन इंडिया इज़ नॉट टेकिंग प्लेस इन अ वॉइड, इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। ही इज़ ओनली टेकिंग एडवांटेज एंड द गवर्नमेंट इज़ ओनली टेकिंग एडवांटेज of the divisions that already existed in this country, of the bias and the prejudice and the hate that existed in this country. If the hate had not existed, like people said, Modi became the prime minister despite the Gujarat riots or despite the Gujarat carnage. And I've always said this, he became the prime minister because of the Gujarat carnage, because he could show Muslims their place. He could show that he can make them second class citizens. जब मुल्क में पहली बार मॉब लिंचिंग हुई थी पहलू खान की, ठीक है, अखलाक की, मोहम्मद अखलाक की, मुझे याद है टेलीविज़न हेडलाइंस पर उस वक्त मैं टीवी पे DBH पे जाती थी, मैं कम से कम 5-6 दिन लगातार इस पर डिबेट होते थे। लोग अरेस्ट हुए,
आज लिंचिंग होती है वो अखबार के 20वें पेज पर भी नहीं आती है, शायद इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स थोड़ा बहुत कवर कर ले। अब तो लिंचिंग तो आपका नेशनल स्पोर्ट बन गया है। अब तो कोई nobody bats an eyelid because humiliation of Muslim has become our second nature, right? And I think, and that hatred, I went to see Dhurandhar in theater, right? Oh, you did? I did. I always see propaganda, irrespective, and I see it in theater along with people, whether it's Kashmir Files or Kerala Story. Actually, I see all films in theater, and the people sitting next to me who were watching Dhurandhar and who were saying those things about Muslims. What Dhurandhar was doing was just validating what they already believed in. इनको लगता था मुसलमान वैसा है, इसलिए वो एंडोर्स कर रहे थे कि वो स्क्रीन पे देख रहे थे। उनके अंदर वो फीलिंग ऑलरेडी थी, इसलिए उनको लग नहीं रहा था कि यार ये जो मुसलमान की जो बात कर रहे हैं, जो सैवेज मुसलमान है, जो घटिया मुसलमान है, जो लोगों को मारता है, वो मुसलमान तो मेरा दोस्त भी, उसने तो मेरे किसी घर वालों को नहीं मारा, उसने तो मेरे किसी का कत्ल नहीं किया, उसने तो मेरी औरत पे बुरी आंख नहीं उठाई। कितने मुसलमानों को आप जानते हैं जो अपने शर्ट खोल के अपना आप को उड़ा रहे हैं? True that. तो ये जो है ना, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट विद इन अस, आवर ओन प्रेजुडिस, दैट इज द प्रॉब्लम। Right. Now the Hindu extremism is also coming into picture. Matlab, this is what I was discussing with my other guest also. Like earlier they used to paint that okay Muslims are like that, but now abhi same situation reverse होके आ रही है, that Hindus also they are projecting Hindus like as if सी देखिए, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो है ये सोसाइटी का और हम जिस समाज में रह रहे हैं ये उसका एक साइड है, ऑलराइट, जिसको लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सप्लॉइट करते हैं। 2006 में और 8 में मालेगांव ब्लास्ट हुए थे, जिसमें हेमंत करकरे, जिन्होंने अपनी जान 26/11 में जिन्हें गंवाई है, जिनकी जान, जो देश के सबसे बड़े शहीद थे, ये उनकी इन्वेस्टिगेशन थी कि मालेगांव ब्लास्ट में अभिनव भारत का रोल है, कर्नल पुरोहित का रोल है, प्रज्ञा ठाकुर का रोल है, ठीक है, ये उनकी इन्वेस्टिगेशन थी। क्या हुआ? प्रज्ञा ठाकुर को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, उनको डिफेंस पैनल में डाल दिया, कर्नल पुरोहित को आपने रीइंस्टेट कर दिया, अभिनव भारत को आपने वापस वही इज्जत दे दी। तो टेरर का मतलब क्या है आपकी निगाह में? I think this is profile building. I think they build their profile like आई that. थिंक आप ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, आप टेररिज्म को इंडोर्स कर रहे हैं ऐसे करके। तो आप किस मुंह से किसी भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को कंडेम करेंगे? सो आई थिंक any form of terrorism needs to be condemned, as no place. Today when I look at it, I was one of the journalists who was investigating Malegaon blast along with several amazing journalists from the Indian Express. वो खबरें आज ख़त्म हो चुकी हैं, वो सच्चाई ख़त्म हो चुकी है। इतने सारे जो टेरर अटैक्स हुए थे, इतने सारे जो ब्लास्ट हुए थे परभनी में, जालना में, सनातन संस्था जिसका रोल था, गोवा ब्लास्ट हुए थे, सनातन संस्था को चार्जशीट किया था, ठीक है। आज सनातन संस्था मुझ पर केस किया हुआ है, एंड उस केस का एविडेंस क्या है कि आई एम अ मुस्लिम, विच इज़ वाई माई रिपोर्टिंग इज़ बायस्ड। उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो है हर महीने बम्बई के कोर्ट में जाती हूँ। Imagine. तो आप ये बताएं कि मेरा ये हाल देखकर कितने रिपोर्टर्स हैं सोचेंगे यार मैं नहीं कर, अगर ये कोर्ट केसेस ही भुगतने हैं तो हम ये रिपोर्टिंग क्यों करें? Exactly. गवर्नमेंट जो मेरे साथ कर रही है वो इसलिए कर रही है बिकॉज इट वॉन्ट्स टू सेट एन एग्जाम्पल कि तुम भी अगर ये करोगे तो तुम अगर इसके साथ कर सकते हो तो तुम क्या चीज़ हो। तो मुझे एक एग्जाम्पल बनाया गया है कि सोशल मीडिया पे केसेस के दौरान कि आप उनका मकसद है मुझे अकेला करना। उनको ये नहीं पता कि अकेलेपन में ही मेरी स्ट्रेंथ है। कुछ लोगों के लिए उनका सॉलिट्यूड उनकी स्ट्रेंथ होती है और आप उनको अकेला नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबके पास मेरा प्रिविलेज नहीं है। मेरे पास फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते जिनके पास सपोर्टिव फैमिलीज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है सपोर्टिव फैमिली होना। तो ये मैं अपना प्रिविलेज मानती हूँ कि मैं अकेले होकर भी मैं मेरे पास अच्छे वकील हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरा साथ दे रहा है। तो मैं उन चीज़ों को देखकर खुश हो रही हूँ कि जो मैं आज रुपेश कुमार सिंह हैं 4 साल से जेल में है UAPA के अंडर, उनके बारे में कौन बात कर रहा है? कश्मीर में जो जर्नलिस्ट हैं, क्या वो किसी पॉडकास्ट पर जा रहे हैं, बता रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? वो इंडिया वापस भी नहीं आ सकते हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं मिल सकते हैं। आप उनको देखकर लगता है, इसलिए कहते हैं ना,
हमारे धर्मों में भी कहा गया, एटलीस्ट आई कैन वट एवर आई हैव लर्न्ड ऑफ इस्लाम, कि अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे देखो, ज़िंदगी में इंसान खुश रहेगा। मैं अपने से ज़्यादा ओप्रेस्ड लोगों को देखती हूँ कि यार मैं, वरना बहुत ईजी था मुझे विक्टिम फील करना, बट आई नेवर फील लाइक अ विक्टिम, आई फील लाइक अ सर्वाइवर। आई वॉज बॉर्न विद द पोलियो ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड द राइट लेग, राइट। आई वॉज अ क्रिपल इन स्कूल। मैंने बहुत उल्टी सीधी बातें सुनी अपने बारे में, लंगड़ा कहा गया है, लंगड़ी कहा गया है, मराठी मीडियम स्कूल में गई हूँ, बॉम्बे राइट्स की बात है, हम देवनार में रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर हम रहे हैं। मैंने अपने आप को कभी विक्टिम माना ही नहीं है। आई सर्वाइव दो सिचुएशंस एंड आई फील लाइक देयर आर मेनी लाइक मी हु हैव सर्वाइव्ड, हु माइट नॉट हैव अ प्लेटफॉर्म टू टेल देयर स्टोरीज, बट दे गिव मी होप। Wow, this is what I was talking about. And I said, think differently, because it all is there in your head. You know, everything is in the way you think or you look at that situation. उसी के ऊपर आपका reaction. मैं ये नहीं कह रही मैं पैदाइशी ऐसा पैदा हुई थी कि मैंने 10 साल मेंटल हेल्थ के साथ जूझ कर निकाला है। मैंने 5 साल बिस्तर में रह के डिप्रेशन को बैटल किया है। And this phase was while you were in This is journalist- probably, let's talk अब से, the पहला एंजाइटी अटैक आया था वो 2011 में था, when मैं गुजरात फाइल्स करके बाहर अंडर कवर ऑपरेशन के बाद बाहर निकली थी। और उसके बाद आई थिंक फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2014 to 2019 इट वॉज प्रेटी बैड मेंटल हेल्थ वाइज, ऊपर नीचे अब भी होता है कभी कभार। किसी दिन एंजाइटी अटैक होता है, डॉक्टर को सुबह 3 बजे फ़ोन करती हूँ, फ्लाइट पे एंजाइटी अटैक होता है, किसी दिन मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती हूँ, द डिप्रेशन इज़ सो बैड। बट थैंकफुली डिप्रेशन के स्पेल्स काफ़ी अरसे से नहीं हुए हैं, बट एंजाइटी बहुत रही है। ऐसे ऐसे डिप्रेशन के फेसेस देखे हैं कि मैं 2 महीना बिस्तर से नहीं उठी हूँ, मन किया है कि अपनी जान दे दूँ, फिर सोचती हूँ कि नहीं, 10 दिन और देख लेती हूँ, 5 दिन और देख लेती हूँ। दवाइयाँ खाई हैं, डॉक्टर के निगरानी में रही हूँ, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स खाए हैं और फिर ज़िंदगी गुजार ली है। एंड इट हैज़ मेड मी स्ट्रॉन्गर, बट इट हैज़ मेड मी मोर एम्पैथेटिक टूवर्ड्स पीपल हु हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज़। जब मुझे कोई कहता है कि व्हेन आई सी समबडी हु इज एंग्शियस और डिप्रेस्ड, आई फील लाइक गोइंग आउट ऑफ द वे टू हेल्प दैट पर्सन, बिकॉज आई हैव बीन देयर एंड व्हेन आई वाज देयर nobody around me understood how to deal with it. When I first had an anxiety attack, when I was first depressed, when I first went in to a psychiatrist, I was 18. और उस वक्त आई रिमेंबर जब मैं अस्पताल में साइकाइट्रिस्ट को मिलने गई, तो वो जो हॉस्पिटल में जो अटेंडेंट्स होते हैं, उन्होंने कहा मैडम आपको वो ऑर्थोपेडिक के वार्ड के सामने बैठना है, बिकॉज साइकाइट्रिस्ट की वार्ड के सामने बैठना वो सीनियस पागलपने की है। तो अब ना आप ऑर्थोपेडिक वाले उसके सामने जाके बैठ सकते हैं। आई एम लाइक मेरी तकलीफ है, मैं उधर क्यों बैठूं? मेरे एंड इट वाज अ बिग एंड आई रिमेंबर स्टिग्मा आज भी है, लेकिन आई एम सो ग्लैड कि अब लोग बात कर रहे हैं इस बारे में, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट इट। आई टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ जहाँ पर भी मौका मिले बात करती हूँ, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। मैं क्यों बोलूँ कि मैं पैदाइशी स्ट्रॉन्ग पैदा हुई हूँ? मैं नहीं पैदा हुई थी, मैं ऐसी थी नहीं, मैंने बहुत भुगता है। जब मेरे पर ईडी का केस हुआ था 2022 में, तो कुछ 20 कैमरा बिल्डिंग के नीचे थे और मैं नाइटी में थी, मेरे सर में तेल लगा हुआ था और मुझसे निकला नहीं जा रहा था घर के बाहर। और मुझे बताया रिपब्लिक के कुछ कैमरा पर्सन आए दरवाजे पे और मेरे बाल में तेल लगा हुआ था, मैंने नाइटी पहनी हुई थी। मैंने कहा दरवाज़ा मैं खोलूँगी, तो मैंने खोला, इट्स लाइक वी आर हियर टू मीट राना अयूब। मैंने कहा ये कैसे जर्नलिस्ट, उनको ये भी नहीं पता कि वो किससे मिलने आए। और मुझे इतनी हंसी है, मैंने दरवाज़ा उनके मुंह पे बंद कर दिया। और मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ, तो सामने वाली बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे उन्होंने अपना कैमरा सेटअप किया था कि ये हमको राना अयूब के बेडरूम के पहले विजुअल्स मिल रहे हैं। मेरे नेफ्यूज़ को रास्ते में रोका जा रहा है, क्या आर यू फ्रॉम राना अयूब्स फैमिली? जो उन्होंने मेरी हालत किया था, मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगी। जो मुझे पूरे मुल्क ने मिलके जो मुझे बेइज्जत किया था, पूरी मुल्क की मीडिया ने, और मुझे बहुत अकेला छोड़ दिया गया था उस वक्त, और वो वक्त मैं कभी नहीं भूलूंगी। और जब भी मुझे लगता है कि मेरा रॉक बॉटम आया ना, मुझे लगता है वो रॉक बॉटम मैं देख चुकी हूँ, उसके बाद आई कैन सर्वाइव एनीथिंग। एंड आफ्टर आई सर्वाइव दैट एंड आई एम लाइक व्हेन देयर वर सो मेनी कैमरास आउटसाइड माई बिल्डिंग, मेरे नेबर्स को पकड़ के मैं बिल्डिंग के नीचे जा रही हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं, वॉक करने जा रही हूँ तो लोग देख रहे हैं, तब मैं समझ गई कि ये ऐसा ही होगा। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड नो दिस इज नॉट यू, दिस इज दे आर टारगेटिंग यू बिकॉज they believe that you're weak and you will succumb to this. So I felt like once after 2022, I felt like it was a rebirth of sorts. When the media, a lot of my friends in the media I felt who will support me were not there. And I felt that, I felt like, okay, you have to fight it on your own and sometimes you have to be alone and that's okay.
Right, right. Because this is what I wanted to ask you, that your biggest strength is your family right now. You talked about it. Because most of the people, if I talk about my family also, honestly, they would also have not supported me in such a situation. मतलब supported in the sense, एक होता है ना कि आपको करना पड़ता है because you are related, your bloodline is related and everything. So they are your parents, they have to do. Yeah. But in the heart of hearts, they probably do not have that strength to withstand all this. और But your family had. उनके ऊपर भी केसेस हुए थे, उनको भी इन्वॉल्व किया था इन केसेस में. कोई दूसरा होता तो बोलता तुमने हमको फंसा दिया, तुम्हारी वजह से हम फंस गए. मैंने एक बार भी ये जबान अपने घर में इस्तेमाल नहीं की. इनफैक्ट दैट्स द फर्स्ट थिंग. मैं जब व्हेन आई वेकअप, मेरे फादर को डिमेंशिया, अब थोड़ा उनकी याददाश्त थोड़ी जा रही है, मतलब करंट डे की सुबह की चीज़ वो शाम को, लेकिन इतना याद है उनको सुबह उठते हैं बिकॉज ही इज़ अ राइटर, ही वॉज अ जर्नलिस्ट. सो द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी एवरी डे कि क्या लिखा. और मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि मेरे घर में किसी ने बोला हो कि यार मत, बस कर दो, मत बोलो, मत Exactly. This is what I was लिखो. talking वो बोलते हैं क्या लिखा, अच्छा ये हुआ, तुमने देखा वो लिंची का, तुमने कुछ बोला इंस्टाग्राम पे, तुमने लिखा इसके बारे में. कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सब्र कर लें, मुझे नहीं बोलना है, मैं हर चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहती, लेकिन अच्छा लगता है. Right. कभी उन्होंने ये नहीं कहा यार शादी कर लो, घर बसा लो, वो बातें कभी नहीं हुई मेरे साथ, वो प्रेशर कभी नहीं हुआ. आई कम फ्रॉम अ फैमिली, मुस्लिम फैमिली फ्रॉम यूपी, राइट. आई एम फ्रॉम अ, फिर भी मेरे ऊपर द फैमिली वॉज सो प्रोग्रेसिव कि रिश्तेदारों ने भी कर पूछा तो उनका मुंह बंद करा दिया गया, वो बात कभी मुझ तक नहीं पहुंची. तो आई थिंक दैट इज़ वॉट ट्रू प्रोग्रेसिव फैमिली रियली फील्स लाइक अ फैमिली विच इज़ एन एलाई. Right. This is what I was talking about. But most of the people, because culture ये नहीं है, they want your child to be very secure. I remember I went to one psychiatrist when all these cases were going on. She's like, "Can I give you a suggestion? Just leave this, get married, have children. Probably you will feel better." And I'm like, if I don't feel better by myself, how can somebody else make me feel better? And how can I am not doing journalism is not like a 9 to 5 job for me. It's something I live and breathe. It is a part of me. It's not like a profession that's making me earn money or helping me get money. It's something I love. It's my passion. So I am not going to leave this. And if it comes at the risk of personal life, I'm happy to sacrifice it. And not as sacrifice, I feel like I'm very happy where I am. And I don't need any of the external thing to make me happy. Right. Talking about journalism, like you are saying that you are a journalist, you will withstand all this, you love this, you are passionate about it. But there have been other journalists who kind of let you down. Your own media house kind of let you down. So now here is there is one side who's very supportive of you, which is your immediate family, whereas जो एक professional organization है which you generally see, मतलब जिन्होंने शायद से आपको commission भी किया होगा इस जो गुजरात फाइल्स के लिए है, my organization only, yeah. right? But how come like they were not supportive of that, and what do you feel about it? Must be feeling let इस down. वक्त अब जिस चीज़ को इतने साल हो गए, मैं बहुत बिटर थी इसको लेकर, बहुत ज़्यादा बिटर थी, लेकिन अब वो बिटरनेस जा रही है. अब मुझे लग रहा है कि शायद वो इन्वेस्टिगेशन ना छाप के उन्होंने मेरे लिए एक रास्ता पैदा कर दिया कि गुजरात फाइल्स पैदा हो. मैं बहुत बिटर थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी किसी ने इस किताब को नहीं छापा, शायद ये किताब बड़े पैमाने पर छपती. लेकिन आज जिस तरह मैं देख रही हूँ कि पब्लिशिंग हाउसेस किताबों को सेंसर कर रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि वो किताब मैंने खुद छापी. कोई मेरी किताब को जंग कर दे, उसे पब्लिसाइज ना करे, उससे अच्छा तो किताब मैं खुद छापूं. Okay, so initially this investigation was supposed to be published in in Tehelka, right? And then Okay, they they refused to refused. publish it. Okay. So उसके बाद में कई publishers के पास गई, कुछ ना कुछ बहाने दे दिए गए कि लीगली यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है. फिर उसके बाद किसी ने कहा कि नहीं हम छापेंगे. आई थिंक गुजरात फाइल्स के लॉन्च पे एक पब्लिशिंग हाउस ने मुझे खड़े होकर सवाल पूछा कि अब तो किताब रिलीज़ हो चुकी, सक्सेसफुल हो चुकी है, अब आप क्यों नहीं किसी पब्लिशर के पास जा रहे हैं. तो मैंने कहा आप पब्लिशिंग हाउस है, आप छाप दीजिए. आप उठ के पूछ रही हैं सवाल, आप ही छाप दीजिए. देखिए दूसरों को सवाल पूछना जो है ना, दूसरों को क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है. मैं एक बार एक टीवी शो पे गई, आई थिंक इंडिया टुडे पे, वेल दिस वाज हैपनिंग 2017 की बात है. तो उन्होंने मुझे गुजरात के बारे में पूछा, तो एंकर ने मुझे सामने से पूछा कि, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, मतलब इज अ लिबरल न्यूज़ एंकर, तो उन्होंने कहा व्हाई आरंट यू पब्लिशिंग गुजरात फाइल्स. मैं उनके मुंह पे उसी वक्त पूछ सकती थी मैं आपके चैनल को दे दूँ, आप छाप दो. कितना आसान है दूसरों से पूछना कि तुम करो, तुम्हारे कंधे से हम बंदूक चलाएंगे. खुद अकाउंटेबिलिटी लीजिए ना. कई सारे लोग बोलते हैं गुजरात फाइल्स का टेप पब्लिश कर दो, ठीक है प्लेटफॉर्म लाओ, मैं अभी छाप देती हूँ. आप
इतने केसेस में झेल रही हूँ, उसके बावजूद मैं और केस अपने ऊपर लूँ, सब तुम खुद ही करो, तुम आगे बढ़ो, हम पीछे हैं, पीछे है ना, तुम ब्रेव हो, तुम बोलोगे कि सारी जिम्मेदारी एक इंसान के ऊपर क्यों आए, ये जिम्मेदारी सबकी है, और अगर वो इंसान नहीं कर पा रहा तो आप उसकी मदद कीजिए, और मदद नहीं कर सकते हैं तो उसको नीचे तो मत घसीटिए। आई थिंक ये प्रॉब्लम है बट अगैन फिर मैं उन जर्नलिस्ट को देखती हूँ जिन्होंने, जो यंग हैं, जो हेट क्राइम्स पे रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट, जो इतना आप सोशल मीडिया पे जिनकी रिपोर्टिंग देखते हैं, आपको लगता है मैं उनको नहीं देखूंगी जो लेगेसी मीडिया का हिस्सा है, जो बड़े बड़े लेगेसी मीडिया हैं, जो न्यूज़ एंकर्स हैं, जो बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं और प्रवचन दे रहे हैं, वो ट्विटर पे मुझे पता नहीं कुछ ना कुछ कह रहे हैं, मैं क्यों सुनूं उनकी? मैं जर्नलिस्ट की सुनूंगी वो जो फील्ड पर हैं और जो काम कर रहे हैं और जो मेहनत से काम कर रहे हैं। और मुझे और एक, हम लोग हमेशा अंग्रेज़ी में कहते थे ना, एक्सेस जर्नलिज्म, कि लोग जर्नलिज्म करते हैं कि यार ताकि ये पॉलिटिशियन नाराज़ ना हो जाए, ये मुझे इंटरव्यू दे दें। जब आपके अंदर ये लालच आ जाती है तो आप जर्नलिज्म करना ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज आपके अंदर ये होता है अगर ये इंटरव्यू करूँगी या ये स्टोरी करूँगी तो वो पॉलिटिशियन अफेंड हो जाएगा। योर जॉब इज़ टू अफेंड। How are you trying to placate them, and how will you can never make them happy. You can never make anyone happy. And your job as a journalist is not to make them happy. I mean, I'm from the school of thought that if I go to a press conference or a politician is hosting a press conference or I'm going to interview a politician, I will not have anything more than a glass of water, because anything more than that, I'll be obliged to that person. Right? I come from that school of thought, but that lines are blurred. And I feel like somewhere we are responsible as a fraternity, that we have contributed to it, the lines being blurred. What example are we going to leave for the younger generation of journalists who will look at us and say, is this what journalism looks like? It looks like trash to us. I wonder whether these journalists who are sitting on big news channels, right, when they go home, do they realize what people are thinking about, what the young journalist? I mean, I always believe you're just one life. At the end of the day, you're going to die. Is it the legacy that you want to leave behind? Or are you living for the present day and present day gratification that you're least bothered कि आप क्या legacy छोड़कर जा रहे हैं? I think that's what we need to worry about. You think investigative journalism is dead right now, or is it happening? ऐसे बहुत लोग हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन उसको करने के लिए देखिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की कमी नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी जर्नलिस्ट हु हैव द स्किल सेट, हु वांट टू डू दैट काइंड ऑफ जर्नलिज्म, बट व्हेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म that is willing to censor, that is not willing to call out those in power, what is the point of the talent when you're not willing to publish the talent? And then there are platforms where you do see investigative journalism, but the platform does not have that kind of reach. You know, one day they will do an investigation, next day they will get 10 income tax notices, an ED notice, and then that's it. That's the be all end all. They do not have the mechanism to safeguard themselves. So investigative journalism has not vanished. It exists if we give them the safety net. If we give them a platform, if we give them the safety net कि आप ये investigation करो, लेकिन कोई आपके पीछे नहीं आएगा, आपको परेशान करने, आपकी फैमिली को परेशान करने, आपका बैंक अकाउंट नहीं फ्रीज कर दिया जाएगा, तो इंसान क्यों नहीं जर्नलिज्म करेगा? आप लोगों को देखना है वो घटिया से चैनल जिनको आप सब्सक्राइब करते हैं, ये जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो इंडिपेंडेंट, आप उनको क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं? बिकॉज आपको वो चाहिए जो आप देख रहे हैं, और जब तक आपको लगता है कि उन्हीं के साथ होगा, ये आपके घर तक नहीं आएगा। आपके घर तक तो आ गया ना। नीट क्या है? नीट कैसे मुसलमानों को या दलितों को इफेक्ट कर रही है? नीट तो सबको इफेक्ट कर रही है, राइट? एग्जाम सिस्टम जो है, हॉस्पिटल्स हमारे जो क्रम्बल कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रम्बल कर रहा है, इट इज़ ओनली फॉर द मुस्लिम्स और दलित्स? Do you think a hospital cannot catch fire in a predominantly, upper class society? So you always think that, oh, it's only going to affect them. Why should I worry? It's come at your doorstep. At what point of time are you going to get worried about? Right. That's the question we need to ask. We are a very self-centered people. We are extremely self-centered, which is why we are where we are. Right. We'll talk about the topic of NEET also, but before that I wanted to ask you, because I wanted to delve a little deeper into Gujarat files and what was, how were things at that time. Us time pe, when you were commissioned, what were the expectations like if they refused to publish it? Like, they must have known it at the first place when they would have asked you, okay, you are going to do this, and
कुछ क्या बोलते हैं एक्सप्लोडिंग रियलिटीज तो हैड टू सरफेस. आई हैड मेरी इन्वेस्टिगेशन से अमित शाह जेल चले गए थे. उससे बड़ी चीज़ उनको लाइक आई वॉज ओनली 26-27 जब ये भी हुआ ये इन्वेस्टिगेशन. मैंने सामने से वॉलंटियर किया. तहलका में एक हिस्ट्री रही है स्टिंग ऑपरेशंस की. हमने हमारे इन्वेस्टिगेशन की वजह से बंगारू लक्ष्मण जेल में गए थे. सो आई फील लाइक मुझे लगा कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एंड आई वॉज गिवन दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. आपको वो स्टिंग कैमराज दिए गए, आपको वो अंडर कवर ऑपरेशन कैमराज दिए गए, आपको कुर्ते में कैमरा था, आपकी वॉच में कैमरा था, आपके फ़ोन में कैमरा था, की चेन में कैमरा था. तो आपको वो अपैरेटस आपको. लेकिन हाँ ये था कि सारी प्लानिंग मेरी थी. मेरे ऊपर कोई मुझे ये नहीं था कि ये हमने तुमको प्लान बना के दे दिया है तुम आगे करो. सब कुछ एक फॉरेन कैरेक्टर का, एक मैथिली त्यागी को क्रिएट करना कि एक लड़की जो हिंदू नेशनलिस्ट फैमिली की है, who went to the American Film Institute Conservatory and she studied there, and now she's making a film for the Indian diaspora on Gujarat, on the cult of Modi, on the personality of Modi. It was my idea to wear ash grey lenses, to straighten my hair, to wear a bandana, to create a visiting card, to create to get a place in Gujarat, to meet the kind of people. There was no help. I was 27. I single-handedly carried out one of the biggest sting operations. I met Modi. I met Amit Shah. I met the top police officers. 6 महीना एक अंडरकवर ऑपरेशन में एक हिंदू औरत बनकर गुजारना, एक छोटे से कमरे में रहना, और कभी भी इस बात का उजागर होना कि मैं कभी भी माई आइडेंटिटी कैन बी डिस्क्लोज्ड एंड आई कैन बी किल्ड. And with multiple cameras on your body, and there are so many difficulties with that. You become like this. Maithili Tyagi was a Hindu nationalist girl who hated Muslims. To live that life being a Muslim, and to live that life for 6 months, when some days you'll be like, my head is going to explode, because आपने अपने आप को एक आदत दिला दी थी, I will not react to Rana, I will react to Maithili. Because the moment I react to Rana, I will be caught. So अपने brain को tune करना to not react to Rana, only to react to Maithili. And become like Maithili, have a different character trait like Maithili. माया कोडनानी के घर में जाना, उनके साथ उनके आमरस खाना, उनके बच्चों के साथ बैठना, किसी पॉलिटिशियन के घर में उनकी बेटी बन जाना, ये एक दिन का काम नहीं था. और इस काम के लिए आपको रोज़ सहना पड़ रहा था. आपने राना को एकदम ख़त्म कर दिया था. जब मैं वो स्टिंग ऑपरेशन करके बाहर निकली, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. जब कोई राना बोलता था, आई वुड नॉट रिस्पॉन्ड. सो देन आई हैड टू लाइक, इट इज़ योर नेम. In the mirror, I would look like shit. Who am I? I don't know who am I. Am I Rana? Am I Maithili? I was going to that trauma that I do not want to inflict on anyone. Right? और उसके बाद जब आप आते हो और आपको कहा जाता है कि ठीक है इसमें लूज एंड्स हैं, ठीक है मुझे बताएं, मैं वापस करके लूज एंड फिक्स करके आऊँगी. नो, आई थिंक यू नो दिस अनदर इन्वेस्टिगेशन यू शुड गो फॉर. मैं अभी अंडर कवर ऑपरेशन से आ रही हूँ, उसको छापे बिना आप कह रहे हैं कि मैं कुछ और कर लूँ. आई फिगर्ड दैट वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे. उनको लगा था कि आई हैव पंच्ड अबव माई वेट. राइट, कि उनको नहीं पता था कि मैं मोदी से मिल लूँगी. आई रिमेंबर द फर्स्ट डे आई मेट मोदी विद माई कैमरा एंड विद दिस फॉरेनर, एंड मोदी वॉज लाइक, आई हैड माई कैमरा इन माई वॉच दैट डे आई थिंक, और माई कुर्ता. या so there's a picture of Modi and he's like, I think Modi's OST said, please come next week for lunch. I remember I called office, they said come immediately. And they said, no, we are stopping it right away. And I'm like, but I am still, I've only met him once. He wants to meet me. He wants to talk to me. Like, no. If they had nothing to hide, why would they stop me? कि no, आपको नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, और आपने मुझे करने नहीं दिया. और अचानक से फिर मोदी के OST का फ़ोन आ रहा है, एंड मैंने सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया, बिकॉज मैथिली ओवरनाइट ख़त्म हो गई. राइट, तो आपने जिस तरह से उसका, फिर भी मेरे पास इतना सामान था कि मैं उनको इम्प्लिकेट कर सकूं. बिकॉज उससे पहले जब मैंने उनको वो ट्रांसक्रिप्ट भेजे तो उन्होंने कहा, ओ माई गॉड दिस इज़ किक एस. उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़े थे. तो ऐसा क्या हुआ कि आपने डिसाइड किया कि आपको नहीं छापना है. फिर उनको लगा कि मैं ज़िद कर रही हूँ कि मैं छाप नहीं रही हूँ, मैं छोड़ दो, एक स्टोरी तो है. मेरे लिए वो स्टोरी नहीं थी. 8 महीना दिया मैंने अपनी ज़िंदगी का, उस स्टोरी को अपनी ज़िंदगी दे दी थी मैंने उस स्टोरी के लिए. अंडर कवर जाना इतने वक्त तक कोई आसान खेल नहीं था. एक मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फिल्ट्रेट करना एक मुसलमान होकर, वो ट्रेनिंग आपने मुझे दी तक नहीं थी, जो ट्रेनिंग जो चीज़ मैंने की है. तो आई फेल्ट बिट्रेयल एट मल्टीपल लेवल्स. और फिर भी जब मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे, मेरे साइकियाट्रिस्ट ने कहा या तो उसको दफन कर दो या तो उसको छाप दो.
अब मैंने छाप दिया. And how long you took to take this decision to print? It was a couple of years, probably 2 साल तो लग गए मुझे. 2013 में मैंने तहलका छोड़ा नवंबर में. 2015 I started writing the book. मैंने कहा ठीक है, कोई पब्लिशर नहीं, मेरा लिख तो दूंगी मैं. लिख दिया, बोला अब तो छाप दूंगी भाई. छाप दिया. और लोग कहते हैं कि बट राइट विंग कहता है कि टेप्स कहाँ हैं, वैलिडेट. अगर आपको लगता है कि मैंने 10 लोगों का स्टिंग ऑपरेशन किया और उनके ट्रांसक्रिप्ट पूरे छापे, अगर एक लाइन भी गलत होती तो क्या वो मुझे कोर्ट लेके नहीं जाते कि हमने तो ये बोला ही नहीं? क्यों उनमें से कोई मुझे कोर्ट लेके नहीं गया? 10 साल हो गए. Right. क्या लोग ये सवाल पूछते हैं? इनफैक्ट कुछ लोग हैं जो लिबरल कहते हैं अपना आपको, अमेरिका में बैठे हैं, बोलते राना ने मोदी से डील कर लिया है, इसलिए वो टेप नहीं छाप रही है. डील कर ले तभी ईडी मेरे ऊपर केस, मेरा बैंक अकाउंट सील करके बैठी है. डील कर ले तभी मुझे एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है. तो आप अमेरिका में बैठकर, अपने सुकून में दुनिया में बैठकर, इंडिया में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन पे आप डाउट रेस्ट कर रहे हैं. और ये मोस्टली अपर कास्ट men who are sitting there. I think, I don't know what their problem is with me, whether I'm a Muslim or despite being a Muslim, I assert myself and I do not let them speak for me on behalf of me. I can speak for myself. I don't need you to speak on behalf of me. And the moment I remove the behalfism culture is what scares them. कि अरे हम तो इनके मसीहा थे, ये हम इनके लिए बोलने वाले थे, ये खुद अपने लिए क्यों बोल रहे हैं? मुझे मसीहा की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ. You don't have to save me. I don't need any saving. I can save myself. So men have to stop telling me, people in power have to stop telling me that they will save me. I don't need saving. This is the idea that you say, you've been seeing all over, whether it's Gaza or, everywhere, that Muslim women always need saving. This idea that, oh, बेचारी हिजाबी औरत है, उसको बचाना है. किससे बचाना है? Some of the best journalism from Gaza have been done by journalists on the ground who wear hijab and don't need your saving. They have showed you and proved to you that they can do better journalism than you and with better standards. Abhi Iranian women also. And look at the Iranian women. Yeah. Right? Look at the Iranian journalist. उनकी बात तो आपको नहीं सुननी है. So this is a Western culture also, a Western idea that women need to be emancipated. Like we will talk about the women in Saudi Arabia, we will talk about the women in Afghanistan. Great, you should. We should all speak for women for their rights. What about the women in Gaza? Are they not good enough for you? So there is a double standard that exists. That who are the women we choose to save? They want, like in my case, they wanted me to be like, कोई मेरी मदद कर दो, बिचारी. Like the liberal Muslims, the conservative Muslims feel I should dress a certain way, I should come across a certain way. The others feel that I am too religious. So I am like, Right. अगर आप लोगों को हो गया हो तो अपने जजमेंट, मुझे नहीं चाहिए आपकी जजमेंट. मैं ऐसे ही हूँ. अगर मैं चाहती तो मैं प्रिटेंड कर सकती, लेकिन मैं प्रिटेंड नहीं करना है. ना मुझे हिजाब में आपका वोट लेना है, ना मुझे अपना इस्लाम अब बोलना है कि मैं एथियस्ट हूँ तो आप मुझे करो. ना मैं एथियस्ट हूँ, ना मैं हिजाबी हूँ. आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एंड दिस हाउ आई लिव. Because for me, Islam is social justice. For me, the Prophet Muhammad set a benchmark and yardstick about what religion is, and I'm following his tradition. Following his tradition does not mean that I cover myself up and follow religion a certain way. I know my religion better than anybody else, or probably as well as some others. I'm probably not better than anybody else. I'm still learning. I'm a work in progress, right? But I don't want anybody to tell me. I want to learn it myself. And I think one of the reasons I'm doing what I'm doing is because social justice was a part of my growing up. Just as religion was a part of my growing up. I wasn't a very religious person. But whatever happened to me over the years, I started studying religion. And I felt like it was something that made me understand social justice. It was something that empowered me. Religion didn't make me regressive. It empowered me. And I felt like, even today when something goes wrong and I'm like, Allah may just saving me, I know that. That's it. Now, it could be something for somebody else. It cannot be true probably for everyone. But it's a truth for me. Why should I be judged for it? Right. If that gives me strength, why should I be judged for it? True. And when the judiciary, when they raised this thing that, okay, there are not enough evidence, they also the said, same judge who said that my book has the judge did not even see the tapes. And without reading the book, he gave an order.
How can you? It was Prashant Bhushan who filed a PIL in court, and he cited my book. It was not the judge. My book was in front of the court. Prashant Bhushan said, "I'm citing Gujarat files as evidence." To which the court said, "This is something," he said. He dismissed it, saying it lacked evidence. And I'm like, okay, for something to lack evidence, you have to examine it first, no? Did you ask me for the tapes? So I wrote an article in the Caravan to the court asking to examine my tapes. You are saying it lacked evidence, so see the evidence. I'm giving it to you. मांगी तो मुझसे evidence. तो ये that says something about the judiciary then in that case. कि आपने मेरा एविडेंस, आपने मेरी किताब तक नहीं पढ़ी, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि इस किताब में कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है. आपने मुझसे टेप्स नहीं मांगे, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि इट हैज़ नो एविडेंशियरी वैल्यू. आई रेस्ट माई केस. Right. And after that happened, did you ever think this thing कि probably it was not worth it, कि इतना सारा मैंने इतना भी खतरा मोल लिया, ये मैंने सब अपने हुआ? लिए किया था. I did it for my conscience. I didn't do it for people. So even if one person read it, it doesn't matter to me. I did what I had to do. I put Gujarat Files in the public platform, and I did what I had to do. Consequences सोच के अगर करना होता तो मैं आज किसी हाई प्रोफाइल जॉब में साल के करोड़ रुपए लेके अच्छे घर में होती. मेरे अकाउंट्स अटैच नहीं होते अगर कॉन्सिक्वेंस का सोचा नहीं होता. कॉन्सिक्वेंस सोचा नहीं मैंने, और ना सोचूंगी मैं फ्यूचर में भी. I know it's going to get worse for me, and I'm okay to do it. What makes you think that it is going to get worse? Because I see where the country is going, and I see what is happening to independent voices, and I see what is happening to every voice that has an opinion, which is not the same opinion as held by the majority. Any opinion that is dissenting, any opinion that is independent, any opinion that is critical, and if that is the case, I think it only gets worse, and it gets worse because the people who should know better are quiet. That's what makes it worse, I believe. It is not the complicity of those in power. It is the silence of those who have the power and who are not speaking. I think that is what bothers me more. What is stopping you from speaking up? And I think we are letting down an entire generation. This is what we are witnessing in India is going to have consequence for generations to come. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो हमारी शोल्डर पे आएगी. हम तो चले जाएंगे, और हम क्या छोड़ के, हम कैसा हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं अपने पीछे, जहाँ धर्म के बेसिस पे आप किसी को मार सकते हैं. आप अगर ये इंडिया छोड़कर जा रहे हैं तो ये सोचिए कि आपके बच्चे और उनको क्या नसीहत दे के जा रहे हैं, उनके साथ क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं. It's up to us. Your friend Gauri Lankesh, she translated the book for you in Kannada. When she was shot dead, were your parents not wary of that at that time also, or did it occur to you any time? Gauri sent me a DM on Facebook at babe, I want to translate Gujarat Files in Kannada. So I did not respond. She was like, babe, you do it again. And I was like, I'm so sorry. I wanted to respond to you. Then I spoke to her on the call, and it was mostly like, then I went to Bangalore for the release of Gujarat Files. This was in 2016, and she came to see me. And she said, your translation would only be done by me. And I'm like, of course you will. So I remember 2016 I think 2017 she was shot dead. So the translation was going on Facebook with DM pe she was messaging, acha, the book is ready for printing, the book is doing this, who do you want to call for the book launch, सब कुछ बातें हो रही थी. और अचानक मेरे खिलाफ कुछ Twitter पे ट्रेंड चल रहा था. So hashtag. So I wrote about it on Facebook, and she said, she commented on it, said, babe, these are paper tigers. Don't be scared of them, right? And then she was shot dead outside her house in a city like Bangalore. I felt numb. Because just 2 days ago, Gauri had called them nincompoops and like paper tigers, don't, and they killed her. I don't know till today, Sanatan Sanstha, God knows. There are people who have been tried, Sanatan Sanstha probably. I don't know. I don't know if they can silence Gauri Lankesh. Anyone can be silenced. But the thing is, the fact that her killers are still at large does not give me hope. But my parents never said even a word ki if this has happened to Gauri. No, I speak to Kavita. I just messaged Kavita this morning, Gauri's sister, because they lost their mother yesterday. And I think Gauri, in her death,
was the biggest warning to India. Gauri's murder was the biggest warning to India and to a declining press in India. This is the time for you to sit up and take notice and unite. India outraged, India took out candle marches, and India forgot the lesson Gauri taught them in her death. And India has done a huge disservice. Indian journalists have done a huge disservice to the legacy of Gauri Lankesh. And they should be ashamed of themselves. They should really be ashamed of themselves that Gauri was killed for what? For you to prostrate before those in power. And that's what angers me so much. And you see people, right? Like, people, I feel like that they can't, when the Ram Mandir inauguration was happening in 2024, January, I saw a lot of liberal journalists broadcasting live, acha ye ho raha hai, acha sthapna ki gayi. And I'm like, at what point of time are you going to talk about that this mandir is being built over a site which was demolished by a mob, where Babri Masjid existed, where 1,000 people were killed in a communal riot? Not the Godi media journal, but regular journalists who are expected better, live stream कर रहे हैं अपने Instagram पे, अपने YouTube पे. That disappointed me. And I felt like, this is it. I don't care about the right wing or the Godi, whatever. I don't care about them. वो तो हैं जैसे हैं. आप ऐसे क्यों हैं? आप पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना. आपको तो लिबरल कहा जाता है ना. आपको तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट कहा जाता है. आप क्यों भूल गए? आप तो उनमें से थे जिन्होंने गुजरात राइट्स पर रिपोर्टिंग की है. आज आप मोदी के ऑटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए घूम रहे हैं. तो आप पे तो बड़ी जिम्मेदारी थी. राइट. आपको लगता है कि प्रोटेस्ट्स वगैरह अभी जैसे हो रहे हैं, जैसे मतलब यू थिंक दैट इंडिया इज राइजिंग अप? व्हाई एम आई आस्किंग? बिकॉज दिस इज यू नो verbatim from your book that protest in many ways is a performance of freedom. It's an enacting of our existence as free citizens. Right. So अभी जो CJP में हो रहा है, आपको लगता है that the youth is rising? How do you see this CJP protest? Because right now that you mentioned that people are just they are becoming they are silent, right? They're not speaking up for anything. You think that this is one step ahead in that, or does it have any seriousness? How do you look at this protest? With the Cockroach Janata Party, I think what it has done is, I will wait to see where it goes. I will wait to see the integrity of this movement. I feel what it has done for me, though, is made me believe that we are not dead yet as a society. We have a moral compass, that we have the power to come together. See, after the CEA protest, the Shaheen Bagh protest, the way Umar Khalid and Sharjeel and everybody was jailed, and Safoora Zargar was jailed, and Gulfisha Fatma, all of them have come out of jail after 4 years. Umar is still in jail, Sharjeel is still in jail. उसके बाद protest was made a dirty word. Nobody dared to protest. It was a scary thing. For me, the fact that these people have decided to get on the streets gives me hope, right? But it remains to be seen how these numbers galvanize for something meaningful. It will be too early for me to have great deal of expectations from them. I had a disappointment when they didn't have a woman spokesperson, right? It was very disappointing for me as a person. And somebody wrote something about their Hyderabad protest where they said Rohit Vemula was a victim of the education system. I think as a youth movement, they should have said Rohit Vemula was a victim of the caste movement, of caste, right? But again, इन्होंने अभी शुरू किया है, तो इनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना ठीक नहीं है. आई वॉन्ट टू सी वेयर दे गो. दे हैव माई बेस्ट विशेस, बिकॉज इट जस्ट प्रूव्स दैट वी आर अ जिंदा कौम, कि हमारे अंदर, हम अब मुर्दा नहीं हुए हैं, हमारे अंदर बोलने की ताकत अभी है, दैट वी आर स्टिल विलिंग टू स्पीक. सो व्हेन द कॉकरोच जनता पार्टी गॉट 22 million followers, it made me happy. It just felt like, okay, there are a set of people who are not continuously buying propaganda. They are willing to listen to an alternate voice. That is what my hope is from Cockroach Janata Party. That's, again, in a country of 1.4 billion people, 1,000 people coming on streets, it's not a big deal, but it is a sliver of hope. And I will take that in the time that we are living in. Right. So because why am I asking? Because protests had been happening. Like Congress had been arranging some protest, and farmers,
farmers from other states have also been doing it. For deforestation के against भी हो रहा था. So what have they done so differently? Except for creativity, I'll say that there is a shared sentiment that everybody has come together because they feel offended that they had been referred to as cockroaches. Like, do you see creativity as the only sentiment? Because protests have been happening. So if we say that we as a society were dead, I believe that there had been instances happening here and there. It's just that they got the limelight, the entire spotlight on them because of the international coverage also, and because of social media, because social media is universal, global. So and also the involvement of, like, they say Aam Aadmi Party, they say that, oh, they have, so that is, for me personally, it does not matter because somebody might have some ideology, political. Everybody has some or the other political ideology, so it's fine. But this is what I was asking people at Jantar Mantar also. Like, how do you see? What do you see so different in them that you did not see in other protests? It happening? feels safe. It's a safe issue. Education is a safe issue. Right. That's what it is. In this country, see, it's a very bad thing to say, but I will say this because I know I say those things and I end up getting called out. But there are certain safe issues in this country. You talk about LGBTQ, you'll be safe. Women's right, रेप होते हैं तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट किसका होता है वो भी आप देखते हैं. मिलियू क्या है? Dowry death, safe to talk. Dog safety, safe to talk. Animal rights, safe to talk. Mob lynching, not safe to talk. Bilkis Bano, not safe to talk. Umar Khalid, citizenship protest, SIR, not safe to talk. हमने डिसाइड कर लिया है कि सेफ क्या है. And people find safety in numbers. And a lot of people who are following the cockroach Janata, but the ones that I know are genuinely people who I have known are being very apolitical types. They have never taken a stand in life, right? They find it's a safe issue to be a part of. right? कि यहाँ पे हम पकड़े नहीं जाएंगे. I mean, ये क्या वजह है कि इस मुल्क में जो लोग हैं, जैसे एक कॉमेडियन ने कुछ कहा है रिसेंटली औरतों के बारे में, 370 वाला, राइट? हर तीसरा इंसान उस पर वीडियो बना रहा है. ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, बेहतरीन काम किया है. मतलब आपका ज़मीर मरा हुआ नहीं है, आपके अंदर है, लेकिन आप बोल इसलिए रहे हैं कि सब मारे हैं तो चलो मैं भी मार लूँ. सेफ इशू है, राइट? मतलब आपके अंदर बोलने की ताकत है और वीडियो बनाने की ताकत है. हर इंसान जो है बट एक वीडियो बना रहा है. हर इंसान जिसके पास भी इंस्टाग्राम है वो एक वीडियो बना रहा है इस इंसिडेंट पर. अगर आपके पास यही प्लेटफॉर्म अगर आपने मॉब लिंचिंग पर किया होता, हॉस्पिटल्स के जलने पे अकाउंटेबिलिटी मांगी होती इन्हीं सब लोगों ने, तो आज हम इस कगार पर नहीं होते. Which means you have the power to speak. You realize every public influencer has made this an issue. Why? I'll tell you why. Because it's the lowest hanging fruit. Exactly. कि आप अपना एक्टिविज्म दिखा देंगे इस इशू को बोल के, आपको तालियां मिल जाएंगे और 50,000 लाइक मिल जाएंगे. लेकिन मॉब लिंचिंग को बोलने पर लोग कतराएंगे उसको लाइक करने पर भी. तो हम सेफ्टी ढूंढते हैं. एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए आपको खालिस्तानी लेबल कर दिया जाता है. फार्मर्स ने जान दी अपने इन प्रोटेस्ट के लिए, राइट? लेकिन वो आपको अपील नहीं कर रहा है, आपको अभी तक इफेक्ट नहीं किया है. वो नीट में जो बच्चे, आपको लग रहा है यार मेरे बच्चे का भी मार्क कम आया, मेरे बच्चे की लाइफ खत्म हो रही है इसमें, तो आपने सेल्फिश परसूट में आप गए हैं. इसके लिए नहीं कि आपका ज़मीर जाग गया है, कि आपके घर तक बात आ गई है. A lot of people are like, yeah, but you know, when somebody asks them, but what's their opinion on a lot of people who I see are supporting Cockroach Janata Party, and I'm glad they are. I'm going to put that caveat. We need students' movements. But these are the same people who had no opinion whatsoever on Kashmir, who had no opinion whatsoever on CAA, who have no opinion whatsoever on Delhi riots. The thing about fascism is, it can't pick and choose. Okay, I'm going to affect this, but I'm not going to affect that. Fascism affects everything. It affects women's rights, it affects education rights, it affects communal rights, it affects your right to vote, everything. It will not pick and choose. So you can't pick and choose, which is why your movement will not be successful. If you really want to speak up about something, then speak about it in entirety. If I stand for this,
I stand for all oppressed without ifs and buts. There cannot be ifs and buts in oppression. Right. कि मैं ब्लैक लाइव्स मैटर पे मैं प्लेकार्ड खड़ा करूंगा लेकिन मुस्लिम लाइव्स मैटर नहीं मेरी कंट्री में हो रहा है, यहाँ नहीं बोलूंगा मैं. ये बकवास नहीं होनी चाहिए. ऑपरेशन सिंदूर में लाइक आई सी अ लॉट ऑफ फेमिनिस्ट cheering for war during Operation Sindoor. Feminists do not cheer for war. Period. You cannot cheer for what's happening in Gaza. You cannot cheer for what's happening in Iran. You cannot cheer for what's happening in Sudan. You should not cheer for war in India also. The people who are being killed on the border, India, Pakistan, are human lives. No feminist can cheer for war, but apparently the lines have blurred. I see feminists cheering for war and writing, great. The lines have blurred. Our ideology, I think what we believe in. So which is why I think this pick and choose will not work. Playing safe will never work. Everybody is picking safe battles to speak about and outrage about. अगर मैं आज एक वीडियो बनाऊं or I write a post on Instagram about mob lynching, the so-called Bollywood celebrities will not come and like that post. पर मैं कुत्ते पर पोस्ट बना दूं मैं. हाँ. And I with due respect to all dogs, I love dogs. I'm a dog lover. But almost every Bollywood celebrity will come and like that post because it's safer. See. So you pick and choose what's safe and what's unsafe based on your privilege because you don't want to lose your privilege. That's why we are where we are. Right. And you think that government is also being selective, like for example Abhijit Deepke को permission जब ये वाली बात हुई थी, that when I went there I got to learn that परमिशन की बात हो रही थी कि हम पुलिस थाने जाके परमिशन लेंगे, बट दे हैड रिसीव्ड परमिशन ऑन अ प्लेटर when he came out of the airport. See, I think the that's permission also was probably given. strategic thinking कि उनको पता है कि students movement है and NEET is a universal thing in India, right? Did not want to alienate somebody. I don't know. It's too early. I have not met anyone from the Cockroach Janata Party. I don't know any one of them. So it would be very premature on my part to comment on that. I've not even gone to Jantar Mantar. I've not gone to any of their protests. So it would be as bad as the Godi media commenting on something they have no knowledge about. All I can say is, if it is something that is well-meaning, if it is something that genuinely cares, and it should have people's support. Right. Matlab, it's not about their intent. It's from the government's perspective. Like, how do we see? Because it's the same government that takes down posts. But the government is also strategic, right? The government also banned their Instagram and Twitter account. The government also, like, I remember when I almost thought उनके Instagram account 50 lakh million पे पहुंच जाएगा and 22.5 पे it is stuck. They banned their Twitter account saying it's getting support from Soros and whatever they said. So I feel like the government is also not stupid. It realizes that NEET is not a Hindu-Muslim issue. NEET is not a polarizing issue जहाँ इन लोग गेम खेल सकते हैं. NEET से सचमुच लोगों के बच्चों का करियर खत्म हो रहा है. तो it's a smart government. It is not Trump we have in power. We have Modi in power. It's a smart man guided by smart people who know how to manage politics. They might not know how to run a country, but they know how to stay in power. So that smartness you have to give it to them. And also because can it be because one of the factors can be कि क्योंकि जो यहाँ पे जो इस्तीफा मांगा जा रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान से मांगा जा रहा है, तो it is always like it's not as significant a person to be sacrificed. I think it's too early for us to even comment on. I think it's from the government is a prestige battle. वो significant हो ना हो, इस government में किसी ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है. Right. So for them it's like हार मानना. And इस government ने कभी अपने आप को गलत साबित नहीं किया है. This is a government that talks about 56 inch chest, right? It is a government that talks about perfection. It is a government जहाँ स्लोवाकिया ने मोदी को कोई ऑनर दिया, it's become a big deal. So इस government में एक छोटा resignation भी एक बड़ा resignation की बात होती है. I think it's not about that. I think it's just about, it's like letting people believe that see हमने तो protest allow किया. जैसे in my case a lot of people said but राणा का किताब launch करने दिया. They play it smart. They know when to attack a person. They know the timing to attack a person. They will not attack you right away. They will take their own time. They're smart people. So I do not believe in doubting people's integrity. I like to give them time and see where they go. It's very easy to buy into conspiracy theories. It's the easiest thing in the market, right? It's like the right wing says I'm funded by George Soros. It's the easiest conspiracy theory. We will be equally complicit if we believe conspiracy theories from the other side. I would rather let facts speak for themselves as and when time goes on.
Right. So Rana, about Iran and क्योंकि अभी वो इशू हुआ है, so we cannot let that go. तो ईरान और यूएस में जो डील हुई है, what do you think about that? Do you think it's a permanent ceasefire? Trump is not going to betray and they are going to, follow it. It's a good news for the world now. With Everything is Trump, I settled. don't know what is good news really. I mean, but I would say what it is one of the biggest blunders the US has committed in its history is to go for war on Iran. Because at the end of the day, what have you achieved? Nothing. In fact, you are leaving behind in Iran, which is much stronger than the time you attacked it. Who were the casualties? Those 40 school children or 100 school children, the girls from Minab. They were the casualties, right? And I think the American people should sit up and take notice that you have a bully who's using your resources to attack a sovereign nation. So ये जो rules based world order का जो पूरा drama था, that facade is slipped. And I think Iran has emerged stronger. You have Ayatollah Khamenei's funeral in July. It's going to be a big show of strength. And जो लोग कह रहे थे कि औरतों में वहाँ रिप्रेशन हो रहा है, अब तो वो और स्ट्रॉन्गर होगा. तो आपने क्या अचीव कर लिया इस चीज़ को लेकर? जहाँ तक सीज फायर की बात है, आई थिंक ट्रम्प हैज रियलाइज्ड द मूड ऑफ द नेशन. ही इज, आई मीन, एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो, दैट मैन्स मूड स्विंग्स चेंज एवरी डे, राइट? सो आई डोंट नो, वन कैन, इवन हिज ओन, द वाइट हाउस कैन से दिस with certainty. But one has to hope for a ceasefire. One has to hope for a ceasefire in Iran, in Gaza, in Lebanon, and in Sudan, which nobody is talking about. जितने बच्चे गाजा में मर रहे हैं, जितने बच्चे ईरान में मरे, उतने ही बच्चे सूडान में भी मर रहे हैं. लेकिन ये हमारा रेसिज्म है कि हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं. उतने ही लोगों को दुबई आर्म करके उतने ही बच्चों को सूडान में मार रहा है. बट हु टॉक्स अबाउट इट? I remember I used to do at least 30-40 international events in a year. Since I started speaking about Gaza, I'm doing 2 events in a year. See, that's what world looks like. It is an unequal world. So, what does it mean for India? Like, Modi ji पहले तो चले गए थे इजराइल में, and he probably had this confidence that they'll win the war, and now it's clearly lost. I don't even think he had the confidence that they're going to win the war. I think he was completely blindsided, if at all that he was. I think it was a strategy failure. It was a foreign policy failure. I think this idea that I have to go and see world leaders and shake their hands without thinking of the consequences and without thinking of India's own long-standing ties with these nations. India and Iran have historically had a very strong relationship. India has a very strong relationship with the Free State of Palestine. So I think if we stood by our fundamentals, right, and respected our own self, right now we're seeking legitimacy from players who have no regard whatsoever for democracy or for human lives. And by aligning ourselves with them, we are just proving we are as bad as them. Right. How big an issue SIR is for you? Like, do you think that it's one of the biggest issues? Because why am I asking? Because SIR, it essentially involves your right of voting. Because any change that a citizen wants will come through voting. Now, that has been jeopardized. So, why is NEET that big an issue and not SIR for the people in general? See, SIR will become an important issue the day it affects the common person. Right now, they think they're only coming for the alleged Bangladeshi citizens, the outsiders, right? So, SIR has been given the Hindu-Muslim color already, right? कि these are voters, हम तो सिर्फ बांग्लादेशियों को बाहर कर रहे हैं, हम तो सिर्फ रोहिंग्यास को बाहर कर रहे हैं, which is precisely why NEET, which is a universal subject in the country, which affects everybody. You can't say it's a Hindu-Muslim issue in NEET, right? With SIR, they have managed to kind of politicize it and communalize it. And SIR, people used to speak about EVM conspiracies over the years. I have never even once spoke about elections being rigged. What I've always said is, it has never been a level playing field. I've never doubted EVMs in my life, and I will never doubt it. What I will say is, you don't have to doubt an EVM or not doubt. You have to doubt is it a level playing field when the election commission does not look at speeches which are being given by the ruling party, but the election commission sends notices to the opposition, right? When my entire family did not vote in the Lok Sabha, our names were taken off in a city like Navi Mumbai, right? If our names are struck down, and if the ruling party is allowed to poach opposition leaders by using central agencies,
then you don't need to hack an EVM. You already hacked the system. Exactly. So you are effectively becoming a one nation, one party rule. What is happening with the TMC? I'm not a fan of TMC, but what is deeply troubling is if this can happen with the Shiv Sena or TMC, what you're saying is you can use central agencies, you can use power, you can use money to destroy a political party and destroy an opposition. So you're becoming an opposition-less country. So when you are an opposition-less country, who will outrage? Who will speak up against the issues? People think that SIR is only going to impact certain people. SIR is affecting democracy, and that by itself is taking away your right to speak about NEET. SIR and NEET are not happening in a vacuum, they are interrelated. So how, if people think that we will not speak about SIR, but we will speak about NEET and we will speak about LGBTQ and we will speak about a dowry case, no. You can't pick and choose in fascism. You have to stand for injustice at every step, and that's the only way you can beat this. It is not about Mamata Banerjee or the Thakres or whatever. It is about the constitution of this country, which is being discarded and which is being blown into smithereens every day. And that is what we need to worry, because हमारे लिए बोलने को कौन होगा कल? Nobody. Because this is what is happening, because under the pretext of Hindu Muslim, they are sliding this also, and they are also doing, economic lynching, like one of my guests also rightly put कि इकोनॉमिक लिंचिंग भी हो रही है. मतलब हर एक को इस बात के लिए भी सज़ा दी जा रही है कि आप क्योंकि पॉलिटिकल हैं तो आप पे एक तरीके से ब्लो आएगा, नहीं तो दूसरे तरीके से ब्लो आएगा. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से की जा रही है. तो ये वही है ना कि ये लोग पता नहीं कब समझेंगे कि हिंदू मुस्लिम के प्रोटेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें अंदर देखिए, आप लोगों को राम मंदिर रोज़ नहीं खिला सकते. कभी ना कभी आपको उनको नौकरी देनी पड़ेगी. और वही इट बॉइल्स डाउन टू the self-centered people. The day people start thinking about society and not just their individual home. Let's also see it in a very, let's say I'm being selfish. Then I have to understand that मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मैं एक सोसाइटी का हिस्सा हूँ. मेरा घर अलग से कहीं नहीं है, इसी मुल्क में मेरा घर है. तो अगर कल को मेरा कोई बच्चा है, मेरा फैमिली मेंबर किसी अस्पताल में गया और ICU में आग लग गई, तो मेरा बच्चा अकेले बच नहीं जाएगा क्योंकि मैं अपर कास्ट हिंदू हूँ. एग्जैक्टली. वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे भी इफेक्ट करेगा. सो आई थिंक दिस हैज़ टू बी सीन इन टोटैलिटी. वी आर क्रिएटिंग अ जनरेशन, आई मीन वी आर अ वेरी self-centered, by and large capitalism does this to people, right? It makes us very self-centered. But what we are witnessing right now in India is it's something that's going to affect, because we are led by industrial houses and as जैसे हम रशिया में देखते थे ओलिगार्क्स. तो आप एक अंबानी वेडिंग से आप दुनिया को खुश कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पे सब अंबानी वेडिंग देख रहे हैं, बोल रही है हमारी सक्सेस, राइट? ये हमको दिखाया जा रहा है कि दैट अंबानी वेडिंग इज अ मेजर ऑफ योर सक्सेस. एंड people, I have seen people defending it, saying, why are you jealous of the Ambani wedding? It just shows that we are bringing in corporate powers and the biggest stars are descending in India. And what is the quid pro quo here? Who is benefiting from this oligarchy? That's what I think लोगों को इतना बहका दिया गया है कि लोगों को लगता है कि वो अंबानी वेडिंग इज़ फॉर आवर बेनिफिट. इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं उसमें. अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर, आई फील लाइक the day, I mean, this is no longer the time of कि मेन स्ट्रीम मीडिया का, अब सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया, अब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखते हैं. अब लोग सोशल मीडिया से अपने व्यू फॉर्म करते हैं, which is precisely why a cockroach जनता पार्टी got the support that it did. I don't understand why aren't those influencers also speaking about fascism and other issues. Everybody, when Operation Sindoor happened, how many voices of reason were there? Everybody got carried away. Nobody was even trying to say, no, war is not good. Everybody got carried away. And I think that's the culture of trends, of numbers. That is the problem here, that we are all trying to be popular. We're not trying to do the right thing. We are trying to be a part of a big herd. Exactly. We all want to be seen as a part of a group, which is like just who I mean, this opinion ये सबका है तो मेरा भी यही होगा. कोई भीड़ से अलग उठकर नहीं जाना चाहता है कि एक अलग इंसान कुछ अलग बोले, क्योंकि उसको लिंच कर दिया जाएगा सोशल मीडिया पे.
एंड दैट्स द प्रॉब्लम बिकॉज हमको वो पॉपुलैरिटी की आदत हो गई है. The day you decide to walk alone and say, I don't care to be popular, I want to do the right thing, is where you will be alone, but at least that will be true nation building. Right. Do you think algorithm is feeding on to this thing? क्योंकि social media पे भी जो हम देख रहे हैं तो it's algorithm that Who's that feeding the motivates. algorithm? We are feeding Yeah. it. We are liking the content which is popular, not liking the content which is speaking truth to power, or saving the content which is speaking truth to power. We are feeding the algorithm. It's not the other way around. So we can't blame the algorithm. We are the people behind the algorithm. Right. Final two questions. Bollywood, आपको लगता है, because you said that you watch movies a lot, you go to theaters and watch movie. You think that Bollywood is dying or Bollywood is dead because creativity is not being given that space which it should have been. It was same concept है ना, herd concept है जो देखिए, these things do not affect society in isolation. It affects every area of the society. So entertainment and popular culture is a part of the society. So if one section of society is not growing the spine to to stand up to something, the other section of society also will not. Do you think there are no storytellers? There aren't good story writers, there aren't good actors. But if you are a part of an agenda, right? I mean, if you think that Kerala story, and I'm glad films like that are not working anymore. But the thing is, then you have a Dhurandhar, right? So it's basically about how well can you make a propaganda. But it's too early to say Bollywood is dead. There are still some. I mean, why Bollywood? The Indian film industry is not just about Bollywood. There are such amazing films that are being made all over, in Marathi, in Punjabi, in Tamil, in Malayalam. I feel like the cinema, in fact, is thriving. Some of the best films. But on OTT, not really on It theaters. doesn't matter. much. I mean, right now, honestly, the kind of world that we are living in, it doesn't matter where the film is shown. Half the time, people are watching the film on the screens. Right? So, I mean, look at The Voice of Hind Rajab. I'm looking forward to it. I mean, it's a good week for Indian cinema. Voice of Hind Rajab is releasing. I have heard great things about Raak, which is on Amazon Prime. I've heard great things about the Sayyidin Shah Imtiaz Ali film. So I feel like, yes, it's a bad time. Yes, propaganda is running the roost. But it is time for those big production houses who have made big blockbusters and the big stars who go for the Ram Mandir inauguration believing that it's going to salvage their career. A Ram Mandir inauguration is not going to save your career. A good film will save your career. It's about time they realize that. Right. I was about to ask your recommendations. I think you gave your recommendations out there, and also Hind Rajabi, when I am looking forward to it. I did. In fact, I made an explainer video also on Hind Rajab. I've seen the film. It's an amazing. I saw the film last year, but I think every Indian should watch The Voice of Hind Rajab. It will really stir your conscience. Totally. I was a little afraid. I don't know whether to put it. This is the right time because these people, One final questions before wrapping up. What would you say to like a fresh journalism graduate right now in India, whether to pursue investigative journalism now that you've seen so much, now somebody who has listened to this podcast, listened to the interview, and one who knows your journey. So would you encourage them, or would you say that it's not the right time to get into it? No, there is never a right or a wrong or right time to do journalism. In fact, at a time when injustice is high, at its peak, that's the best time to do journalism. Right. What is the point of doing journalism when the regime is in favor of you? Right. True journalism and true bravado and true courage comes at a time when you go against the tide. It is a time to swim against the tide and prove your mettle. And this is the time where you prove your convictions and your character, is when you go against the tide and go against the popular movement and speak a truth which nobody will like, but you still speak. That is the only message that I have for people, that speak a truth even if you're standing alone, but know that you're standing with conviction and courage, and that people will see through it. Totally, Rana. It was amazing. It was great, and I'm truly and wholeheartedly grateful to you for your time. Thank you And so I much. can't. Thank you. Once again, I'll say, people, this is going to be. It's a big deal for me. So of course you have to watch it, and do not forget to subscribe and join. And मैंने आपको बार-बार ये चीज़ repeat किया है that my channel needs members now. So be kind, show your love. Subscribe and join also. And of course, once again, thank you, Rana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.